प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। तो नमस्कार दोस्तों। भाई वीडियो लेट इसलिए हुआ क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम्स चालू है। मैं सेंटर में था, एग्ज़ाम सेंटर में था, तो शेड्यूल ऊपर नीचे होगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि हर रोज़ पूरे के पूरे एपिसोड डालता रहूँ। कुछ दिन एडजस्ट कर लेना मेरे लिए। दिन में तो अगर सुबह नहीं आए तो शाम तक या रात तक तो आ ही जाएंगे, इसका आप टेंशन मत लो। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाएगा आप कुछ दिनों तक। 20 तारीख तक प्रैक्टिकल है, जब तक पेपर हो जाने के बाद तब तक एडजस्ट करो। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। अध्याय 461। हाथों का तजुर्बा नहीं गिना जाएगा। उदय काका के साथ फोन रखने के बाद लव्या सालियान काफी देर तक खांसती रही। खांसी इतनी जबरदस्त थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंततः बाकी तीनों महिलाओं के पीठ थपथपाने पर ही उसे कुछ राहत मिली। उसने बस एक टिश्यू से अपना चेहरा पोंछा और फिर उत्सुकता से पूछा, तो उस डिप्टी मेयर का बेटा, उसका गुरु देवांश के साथ ऐसा रिश्ता है? बेला बख्शी ने सिर हिलाया और फिर उसने और प्रिया व्यास ने संक्षेप में बताया कि हाई स्पीड रेल स्टेशन पर मुलाकात के दौरान क्या हुआ था। ईशा देशमुख जानती थी कि रिकी सालियान ने देवांश ठाकुर से पंगा लिया था, लेकिन उसे लगा था कि यह बेला बख्शी और दूसरी महिला की वजह से था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बीच में एक और कड़ी भी जुड़ी होगी। हमें पहले नहीं पता था कि हम करजत शहर में रुकेंगे, न ही हमें पता था कि वे हमारा स्वागत करने आएंगे। बेला बख्शी ने अपनी बात जारी रखी। अब जब वो भी यहाँ हैं, तो मुझे लगता है क्या लव्या जी को छत्रपति संभाजी नगर के सालियान परिवार की तरफ से सद्भावना दिखाने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाना चाहिए? लव्या ने सिर हिलाया। तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही इस बारे में सोच लिया है। बस सवाल यह है कि सद्भावना कैसे दिखाई जाए और उसकी हद क्या होनी चाहिए, इसे संभल कर तय करना होगा। बेला के अभी के वर्णन से ये स्पष्ट था कि गुरु देवांश का वह हाई स्कूल दोस्त वास्तव में देवांश की असली पहचान नहीं जानता था, वरना उस समय उसे सालियान परिवार की चापलूसी करने की क्या ज़रूरत पड़ती। रिकी सालियान ने भी उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं की होती और नतीजतन उसने अपने लिए मौत को दावत नहीं दी होती। इसलिए जब वह बाद में डिप्टी मेयर दिग्विजय और उनके बेटे से मिलेगी तो वह बहुत खुलकर व्यवहार नहीं कर सकती, वरना अगर गुरु देवांश की पहचान उजागर हो गई तो सालियान परिवार की मुखिया के रूप में उसकी स्थिति पूरी तरह से खतरे में पड़ जाएगी। ये सोचते हुए लव्या ने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर मिलाया। इतनी रात गए भी फ़ोन का जवाब तुरंत दिया गया और फिर एक बूढ़ी लेकिन बेहद सम्मानजनक आवाज़ सुनाई दी। मुखिया जी, आपने मुझे याद किया। ज़रा पता करो कि करजत महाराष्ट्र में डिप्टी मेयर के ऊपर कोई पद खाली है क्या? लव्या ने ठंडे स्वर में पूछा। उसके शब्दों में गजब का अधिकार था। मुखिया जी, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। जैसे ही आवाज़ थमी, दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। लगभग 10 सेकंड के बाद आवाज़ फिर आई। मुखिया जी, मिल गया। फिलहाल विधायक का पद खाली है, जिसे अस्थायी रूप से लोकेश दलवी संभाल रहा है। क्या मुखिया जी चाहते हैं कि उसे स्थायी कर दिया जाए? शहर में यादव सरनेम वाले कितने डिप्टी मेयर हैं? लव्या ने फिर पूछा। सिर्फ एक, नाम है दिग्विजय यादव। उनकी पत्नी का नाम सावित्री है और बेटे का नाम तुषार यादव। ये सुनकर लव्या ने बेला बख्शी की ओर देखा। बेला को सिर हिलाते देख उसने फोन पर कहा, इस दिग्विजय यादव को विधायक के पद पर बैठाने में कितना समय लगेगा? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। फोन के दूसरे सिरे पर कुछ देर सन्नाटा रहा। लगभग 10 सेकंड बाद अंततः आवाज फिर गूंजी, काम हो गया है।
आधिकारिक सरकारी आदेश कल सुबह फैक्स कर दिया जाएगा। बहुत अच्छे, बस इतना ही, लव्या ने कहा, फिर फोन काट दिया और एक लंबी सांस छोड़ी। बेला बख्शी और प्रिया व्यास इस दृश्य को देख रही थीं। आश्चर्य से उनके मुंह थोड़े खुले रह गए, उनके चेहरों पर अविश्वास साफ झलक रहा था। एक पूरे इलाके के सबसे बड़े अधिकारी की नियुक्ति का फैसला इतनी लापरवाही से हो गया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों की आंखों में गहरा सदमा था। आखिरकार वे अभी भी यूनिवर्सिटी की छात्राएं थीं और इस दुनिया की गहरी समझ नहीं रखती थीं। जब वे बड़ी होंगी तब जान पाएंगी कि महान परिवारों की नज़र में यह महज एक रोजमर्रा का काम था। हालांकि इस घटना के बाद वे एक पति को साझा करने के लिए और भी दृढ़ हो गईं। जब ईशा देशमुख और लव्या सालियान जैसी शक्तिशाली महिलाएं तैयार थीं, तो वे क्यों नखरे दिखाएं। ईशा देशमुख ने लव्या को फोन रखते देखा और मुस्कुराए। कोई आश्चर्य नहीं कि तुषार उस समय सालियान परिवार की दावत में शामिल होना चाहता था। महाराष्ट्र के भीतर जब अधिकारियों की नियुक्ति की बात आती है, तो अगर तुम्हारा सालियान परिवार खुद को दूसरे नंबर पर कहे, तो कोई पहले नंबर पर दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रही हो? क्या तुम मेरे परिवार की असली ताकत नहीं जानती? इस जिले में काउंटी स्तर के अधिकारियों पर ही हमारा कुछ बस चलता है। एक बार जब बात राज्य स्तर तक पहुंच जाती है, तो हमारे सालियान परिवार की आवाज़ कितनी सुनी जा सकती है। लव्या ने अपनी कनपटी रगड़ते हुए कहा। ईशा मुस्कुराई। कल नए साल की इस मुलाकात के बाद जब महाराष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में अधिकारियों की नियुक्ति की बात आएगी, तो केवल एक ही आवाज़ होगी, तुम्हारे सालियान परिवार की। जैसे ही ये शब्द बोले गए, लव्या की आंखें दिन की तरह चमक उठीं। यहाँ तक कि उसकी सांसें भी तेज हो गईं। उसने ईशा का हाथ पकड़ लिया, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और पूछा, गुरु देवांश, क्या वो मुझे अनुभव न होने के कारण नापसंद करेंगे? तुम क्या बकवास कर रही हो? ईशा ने लव्या की ओर आंखें घुमाईं, फिर कहा, गाड़ी में बैठी चारों औरतों में से किसके पास तजुर्बा है? ये कहने के बाद ईशा ने एक पल के लिए सोचा। शायद उसे लगा कि यह बात पूरी तरह सटीक नहीं थी, इसलिए उसने जोड़ा, हाथों का तजुर्बा नहीं गिना जाएगा। लव्या और बाकी तीनों महिलाएं जैसे ही आलीशान कमर्शियल गाड़ी करजत कैलाश होटल के प्रवेश द्वार पर दिखाई दी, उसके पूरी तरह रुकने से पहले ही लोकेश दलवी चेहरे पर मुस्कान लिए स्वागत के लिए सबसे पहले आगे लपका। जैसे ही वह आगे बढ़ा, दूसरों ने भी तुरंत उसका अनुसरण किया और गाड़ी को घेर लिया। जब कार रुकी और दरवाजा खुला, तो लोकेश ने तालियां बजाने में पहल की और फिर चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ईशा देशमुख सबसे पहले बाहर निकली। इस तमाशे को देखकर उसने तुरंत अपनी भौहें चढ़ा लीं। अगर दिन का समय होता तो आप जितना चाहें तालियां बजा सकते थे और कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन सुबह के 3 बजे होटल के प्रवेश द्वार पर तालियां बजाना, क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? लेकिन आखिरकार कोई मुस्कुराते हुए चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारता, इसलिए ईशा ने कुछ नहीं कहा और सीधे आगे बढ़ गई। लोकेश दलवी ने ईशा को नहीं पहचाना। हालांकि वह उसकी सुंदरता से चकित था, लेकिन उसे लगा कि वह बस एक नाजुक सी सेक्रेटरी है, इसलिए उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया और सीधे लव्या सालियान की ओर बढ़ा, जो उसके पीछे आ रही थी। उसके आका ने उसे लव्या की फ़ोटो भेजी थी, इसलिए उसने लव्या को एक नज़र में पहचान लिया। वह जानता था कि लव्या वर्तमान में सालियान परिवार की मुखिया है, और वह ये भी जानता था कि महाराष्ट्र में सालियान परिवार के पास काउंटी स्तर के अधिकारियों को सीधे नियुक्त करने की निरंकुश शक्ति है। इसलिए उसे केवल उसकी चापलूसी करनी थी, उसे खुश करना था, और फिर उसके पद से अस्थायी शब्द निस्संदेह हटा दिया जाएगा। मिस सालियान, करजत में आपका स्वागत है। होटल का प्रेसिडेंशियल स्वीट तैयार है, आप किसी भी समय चेक इन करके आराम कर सकती हैं, लोकेश ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। मौजूद छोटे बड़े अधिकारियों ने सालियान सरनेम सुनते ही लव्या की पहचान का अनुमान लगा लिया। फिर उनकी आंखों में अचानक समझ के भाव दिखाई दिए। कोई आश्चर्य नहीं कि लोकेश ने इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया था। वह सालियान परिवार के एक सदस्य को खुश करने की कोशिश कर रहा था, जो सीधे अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है। हालांकि दक्षिण भारत में दूर स्थित प्रतिष्ठित सालियान परिवार करजत जैसी दूरदराज की जगह पर क्यों आएगा? अधिकारी पूरी तरह से हैरान थे, और तुषार सालियान सरनेम सुनते ही उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। सालियान परिवार की दावत में उस पागल कुत्ते रिकी सालियान द्वारा थप्पड़ मारे जाने का दृश्य तुरंत उसकी आंखों के सामने कौंध गया। गहरे अपमान ने उसे अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन तर्क और परिपक्वता ने उसे शांत रहने के लिए कहा। इसलिए एक लंबी सांस लेने के बाद उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और मन ही मन खुद को समझाया, जो बीत गया सो बीत गया, अब इसे वर्तमान जीवन पर असर मत डालने दो। खासकर जब उसके पिता एक सुरक्षित रिटायरमेंट पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और वह शादी करने वाला था, जीवन बेहतर हो रहा था, इसलिए वह और मुसीबत मोल नहीं ले सकता था। जहां तक पुरानी शिकायतों की बात है, उन्हें समय के साथ मिट जाने दो। हालांकि तुषार इन सभी सिद्धांतों को समझता था, लेकिन उससे तुरंत पिछले अपमान को भूल जाने के लिए कहना थोड़ा ज्यादा था। अंततः वह केवल वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए खुद को मजबूर कर रहा था।
आखिरकार सालियान परिवार महाराष्ट्र का एक महान परिवार उसके जैसे छोटे आदमी को अपनी दिव्य दृष्टि के योग्य भी नहीं मानता था। इन बातों को समझने के बाद तुषार भीड़ के पीछे चला गया, चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान चिपकाए हुए। और लव्या ये देखकर कि लोकेश ने वास्तव में ईशा को नजरअंदाज कर दिया था और सीधे उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा आया था, तुरंत नाराज हो गई। उसने सामने ईशा की ओर इशारा किया और कहा, वो जो आगे हैं वो ईशा जी हैं, देशमुख परिवार की ईशा देशमुख। लोकेश न केवल वह सन रह गया बल्कि वहां मौजूद हर कोई सन रह गया। इतना कि उनकी तालियां बजाते हाथ हवा में ही रुक गए। समझ नहीं आ रहा था कि तालियां बजाना जारी रखें या हाथ नीचे कर लें। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि सालियान परिवार की यह सदस्य पहले से ही इस काफिले में सर्वोच्च रैंकिंग वाली व्यक्ति थी, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उससे भी ऊंचे दर्जे का कोई वहां मौजूद होगा। लेकिन वह तो प्रतिष्ठित देशमुख परिवार था, एक ऐसा अस्तित्व जो पूरे महाराष्ट्र पर हावी होने में सक्षम था। हालांकि उन्होंने हाल ही में बदलावों का अनुभव किया था, फिर भी वे कभी महाराष्ट्र का नंबर 1 परिवार थे। इतना नामी परिवार कर्जत जैसी गरीब, पुरानी, छोटी जगह पर कैसे आ सकता है? क्या ये हो सकता है कि कर्जत के भीतर समृद्ध खनिज संसाधन है जिन्होंने उनका ध्यान आकर्षित किया है? लोकेश काफी देर तक स्तब्ध रहा, फिर जैसे किसी सपने से जागते हुए उसने लव्या का अभिवादन किया और फिर ईशा को पकड़ने के लिए दौड़ा। मिस ईशा, ईशा जी, मुझे अभी के लिए वास्तव में खेद है, लोकेश ने एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, ईशा ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे अभी भी तुम्हारा मुझे नजरअंदाज करने वाला वो घमंडी रूप ज्यादा पसंद है। क्यों न तुम वापस वैसे ही बन जाओ। अध्याय 462। दिग्विजय जी, आपने क्या बेटा पाला है? लोकेश, इस पल वह चाहता था कि उसे छिपने के लिए जमीन में कोई जगह मिल जाए। वह स्पष्ट रूप से अपनी गर्मजोशी और मेहमाननवाजी दिखाना चाहता था, लेकिन इसके परिणामस्वरूप वह सीधे तौर पर एक ठेठ चमचा बन गया। अगर ईशा ने उसकी थोड़ी इज्जत रख ली होती या बस बात संभाल ली होती तो वह इतना अपमानित नहीं होता। लेकिन ईशा देशमुख कौन थी? अपने रुतबे और ओहदे के साथ वह एक मौकापरस्त अधिकारी को भाव क्यों देगी? ऊपर से वह केवल एक अस्थायी प्रभारी था। इसलिए ईशा के बोलने के बाद वह सीधे होटल में चली गई। पीछे की गाड़ियों से उतरे सुरक्षाकर्मी और पर्सनल सेक्रेटरी चेक इन की प्रक्रिया संभालने के लिए उससे पहले ही होटल में भाग गए। चूंकि पर्सनल सेक्रेटरी ने पहले ही बुकिंग के लिए कॉल कर दिया था और अपनी आईडी का इस्तेमाल किया था, इसलिए ईशा को खुद चेक इन करने की ज़रूरत नहीं थी। वह बस रूम कार्ड लेकर सीधे अपने कमरे में आराम करने जा सकती थी। जहां तक कपड़ों और अन्य सामानों की बात है, विशेष कर्मचारी स्वाभाविक रूप से उन्हें उसके कमरे में पहुंचा देंगे। ईशा की जाती हुई पीठ को देखते हुए लोकेश को उस पल मरने जैसा महसूस हो रहा था। उसे आखिरकार चापलूसी करने का एक मौका मिला था, लेकिन उसने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया था। मौके पर मौजूद हर कोई, जिसे मूल रूप से इस समय जबरन जगाया गया था और अपने परिवार के साथ स्वागत के लिए घसीटा गया था, पहले से ही नाराजगी महसूस कर रहा था। अब इस दृश्य को देखकर उन्हें बहुत सुकून मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि लोकेश अभी भी नामात्र का शीर्ष नेता था और भले ही वह केवल अस्थायी था, उसकी बात अभी भी उनकी तरक्की या अवनति तय कर सकती थी। डिप्टी मेयर विलास देशमुख और दिग्विजय यादव ने एक दूसरे को देखा, फिर भावहीन होकर दूसरी ओर देखने लगे। पुराने चावल वास्तव में पकने पर ज्यादा महकते हैं। उनके चेहरों से फालतू भावना का एक भी निशान नहीं देखा जा सकता था, जैसे कि वे नकाबपोश पुतले हों, जो दिखाता है कि उनकी साधना कितनी गहरी थी। ये देखकर कि वह ईशा की चापलूसी नहीं कर सकता, लोकेश बेशर्मी से पीछे हट गया, लव्या के पास गया और एक लल्लो चप्पो वाली मुस्कान के साथ कहा, मिस सालियान, आपका अगला कार्यक्रम क्या है? मैं इस क्षेत्र से काफी परिचित हूँ और आपका गाइड बन सकता हूँ। आपको हमारे कर्जत के सुंदर दृश्य दिखा सकता हूँ। वह जानता था कि लव्या निश्चित रूप से उसे गाइड के रूप में नहीं चाहेगी, लेकिन वह सिर्फ ये जानकर अपना रवैया व्यक्त करने से पीछे नहीं हट सकता था। आखिरकार कई बार असली कार्रवाई से ज्यादा महत्वपूर्ण रवैया होता है। इसके अलावा उसकी राय में भले ही उसने अभी ईशा को नहीं पहचाना था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे केवल लव्या को खुश करने की जरूरत थी और उसका पक्का होना तय था। इसके अलावा वह आखिरकार एक जिले का प्रभारी था, भले ही वह अस्थायी था, वह अभी भी प्रभारी था, है न? उसने अपना कद इतना नीचे कर लिया था और इस तरह उसके आगे पीछे घूम रहा था, तो क्या लव्या के पास अभी भी उसे पक्का न करने का कोई कारण था? कोई जरूरत नहीं, बस अपने लोगों से कहना कि अगले कुछ दिनों तक मुझे परेशान न करें, लव्या ने उदासीनता से कहा। फिर भीड़ में किसी को खोजने लगी। उस व्यक्ति ने, जिसने उसे पहले कॉल किया था, उसे दिग्विजय और तुषार की तस्वीरें भेज दी थीं। बस होटल के प्रवेश द्वार की रोशनी थोड़ी कम थी और वह उन्हें एक पल के लिए पहचान नहीं पाए। लव्या का इनकार लोकेश की उम्मीद के भीतर था, इसलिए उसके चेहरे पर कोई निराशा नहीं दिखी। इसके बजाय उसने तुरंत सहमति व्यक्त की। ठीक है मिस सालियान, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार किया जाएगा।
क्या मैं आपको पहले चेक इन करने ले चलूं? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि लव्या किसी को ढूंढ रही थी, इसलिए उसका भाव नाटकीय रूप से बदल गया और उसने जल्दी से पूछा, मिस सालियान, क्या आप किसी को ढूंढ रही हैं? क्या ये हो सकता है कि लव्या करजत में किसी को जानती हो? अगर यह सच हुआ तो ये बुरा होगा। भगवान जाने क्या उसने कभी उस व्यक्ति को पहले नाराज किया है। अगर उस व्यक्ति ने आज लव्या से शिकायत कर दी तो उसका अस्थायी शीर्षक कुछ और वर्षों तक बना रह सकता है। असंभव, मिस सालियान जैसा कोई करजत में किसी को कैसे जान सकता है? अगर जानती होती तो उनका तबादला बहुत पहले हो गया होता। वे अब तक इंतजार क्यों करते? आप जानते हैं, मुझे मिस सालियान से जुड़ने के लिए कई बिचौलियों से गुजरना पड़ा और अपनी सिफारिश पर भरोसा करना पड़ा। किसी और के लिए मिस सालियान जैसी ऊंची डाल पर चढ़ना नामुमकिन है। लोकेश जल्दी ही मुख्य बात समझ गया और उसका लटका हुआ दिल आखिरकार शांत हो गया। हालांकि क्या डिप्टी मेयर दिग्विजय यादव आ गए हैं? लव्या ने सीधे पूछा। जैसे ही ये शब्द निकले, वहां मौजूद हर कोई सन रह गया। उसने वास्तव में डिप्टी मेयर दिग्विजय का पूरा नाम पुकारा। ये कहना कि वह डिप्टी मेयर दिग्विजय को नहीं जानती, वे तब भी विश्वास नहीं करेंगे भले ही आप उन्हें पीट पीट कर मार डालें। लेकिन डिप्टी मेयर दिग्विजय एक आम स्थानीय आदमी थे। वह सालियान परिवार जैसी ऊंची पहुंच बनाने में कब कामयाब हुए? क्या यह उनके प्यारे बेटे की वजह से हो सकता है? आप जानते हैं, उसका बेटा कुछ साल पहले विभिन्न राज्यों में अपना नाम बना रहा था। ये संभव है कि उसने वास्तव में कुछ हासिल किया हो। ये सोचते हुए लोकेश को छोड़कर हर कोई उसके पीछे खड़े दिग्विजय और तुषार को ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगा। लेकिन दिग्विजय खुद जानता था कि वह सालियान परिवार से किसी को भी नहीं जानता था, इसलिए उसका चेहरा सपाट था, पूरी तरह से अनजान था कि सालियान परिवार उसका नाम क्यों जानेगा। और तुषार, उसका दिल इस समय और भी बेचैन था। इस पल उसके विचार दौड़ने लगे और वह सोचने से खुद को नहीं रोक सका। क्या ये हो सकता है कि रिकी सालियान अभी भी शांत नहीं हुआ है और बदला लेने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को भेजना चाहता है? जैसे ही उसने ये सोचा, तुषार का चेहरा पीला पड़ गया और वह जल्दी से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा, ये सोचते हुए कि अपने पिता की मुसीबत को कैसे हल किया जाए। लगता है मुझे सारी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, फिर घुटने टेक कर सालियान परिवार से माफी मांगनी होगी, इस उम्मीद में कि यह महिला दया करेगी और मेरे पिता को परेशान नहीं करेगी। अपना मन बनाने के बाद तुषार घुटने टेकने और माफी मांगने के लिए तैयार हो गया। अब वह बस मिस सालियान के कदम उठाने का इंतजार कर रहा था। लोकेश भी तुषार जितना ही बेचैन था। इस समय उसे उतना ही असहज महसूस हो रहा था जैसे उसने कोई मरी हुई मक्खी निगल ली हो। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। उसने केवल इतना कहा, मिस सालियान, मैं परिचय कराता हूँ। ये डिप्टी मेयर दिग्विजय यादव हैं। डिप्टी मेयर साहब, हमारे जिले में। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लव्या ने अपना नाजुक हाथ बढ़ाया और सीधे उसका परिचय रोक दिया। फिर उससे कहा, बहुत हो गया, यहाँ तुम्हारे करने के लिए कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये शब्द लोकेश पर बिजली की तरह गिरे, उसे तुरंत निराश कर दिया। इस बीच लव्या ने दिग्विजय से कहा, मेयर साहब, आपने क्या बेटा पाला है? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, दिग्विजय के पीछे खड़े तुषार ने बीच में ही टोक दिया, मिस सालियान, इंसान के कर्म उसकी अपनी जिम्मेदारी हैं। आपके सालियान परिवार के साथ मेरा झगड़ा पूरी तरह से मेरी गलती है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे पिता के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेंगी। ये कहते हुए तुषार दिग्विजय के सामने चला गया, दंडवत प्रणाम करने और माफी मांगने के इरादे से। अगर यह उसकी अपनी खातिर होता तो वह कभी नहीं झुकता और न ही गिड़गिड़ाता, भले ही इसका मतलब मौत हो। लेकिन अगर इस मामले में उसके पिता फंस रहे थे तो वह अपना सिर फोड़ने को तैयार था। आसपास खड़ी भीड़ इन शब्दों को सुनकर मन ही मन चिल्लाए। पता चला कि उसने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, बल्कि मुसीबत खड़ी कर दी। लोकेश, जो मूल रूप से निराश हो चुका था, अचानक खुशी से चमक उठा। इस पल वह बस चिल्लाना चाहता था, जैसे कि अंधेरे के बाद सवेरा हो गया हो। इसलिए लव्या के सामने खुद को दिखाने के लिए उसने बाहें चढ़ाई और सीधे दिग्विजय को फटकार लगाई, कॉमरेड दिग्विजय, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुषार का व्यक्तित्व वास्तव में बहुत अनियंत्रित है। मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में उसे अच्छी तरह से अनुशासन में रखेंगे और हमारे करजत के प्रतिष्ठित मेहमान को नाराज नहीं करेंगे। उसने सोचा कि यह फटकार उसे लव्या के दिल में कुछ नंबर दिलाएगी, लेकिन जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, लव्या ने बाहें सिकुड़ी और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से असंतोष भरा था। लानत है, क्या मैंने गलत समझ लिया और गलत बात कह दी? इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, लव्या ने तुषार से बात की, तुम गलत नहीं हो। ये शुरू में रिकी सालियान की गलती थी। किसी ने उसे पहले ही सबक सिखा दिया है और उसे ऊपर वाले के पास भेज दिया है। यहाँ सालियान परिवार की ओर से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। हालांकि यह माफ़ी देर से आई है, फिर भी मैं मिस्टर तुषार से मेरे सालियान परिवार की ईमानदारी पर विश्वास करने के लिए कहती हूँ।
बोलने के बाद लव्या तुषार के सामने गहराई से झुकी। ये दृश्य देखकर हर कोई एक बार फिर हक्का बक्का रह गया। यह क्या हो रहा है? सालियान परिवार तुषार से माफ़ी मांग रहा है। नहीं, तुषार सालियान परिवार से माफ़ी पाने का हकदार कैसे हो सकता है? इसके अलावा सालियान परिवार ने कभी किसी और से माफ़ी कब मांगी? और उसकी बातों को देखते हुए रिकी सालियान ने तुषार को नाराज़ किया और परिणामस्वरूप रिकी मारा गया। यह पागलपन है। सबकी बुद्धि पूरी तरह से सुन्न हो गई थी। उनकी आंखें जब वे तुषार को देख रहे थे डर से भर गईं। क्या ये हो सकता है कि डिप्टी मेयर साहब का बेटा कोई छुपा रुस्तम है? इससे पहले कि वे इसका पता लगा पाते, कुछ और भी चौंकाने वाला हुआ। लव्या के सीधे खड़े होने के बाद वह मुस्कुराई और दिग्विजय से कहा, मेयर साहब, आपने एक अच्छा बेटा पाला है। ओह नहीं, मुझे अब आपको विधायक साहब कहना चाहिए। अध्याय 463। क्या उसकी कही बातें सच थीं? विधायक साहब, उसने वास्तव में कहा कि दिग्विजय को अब विधायक साहब कहा जाना चाहिए। आखिर इसका मतलब क्या था? वहां मौजूद हर कोई बेवकूफ़ नहीं था। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि क्या हो रहा है। हालांकि ये जानने से इस समय उनका सदमा कम नहीं हुआ। संबंधित कैडर प्रमोशन नियमों के अनुसार किसी को उच्च स्तर पर पदोन्नति के लिए अपने मूल पद पर कम से कम 2 साल तक सेवा करनी होती है। दिग्विजय यादव लगभग 10 वर्षों तक डिप्टी मेयर रहे थे। पदोन्नति नियमों के अनुसार वह पूर्ण विभागीय स्तर पर पदोन्नति के लिए पूरी तरह से योग्य थे। एक विधायक एमएलए का पद पूर्ण शक्ति वाला होता है। दिग्विजय इस रैंक से केवल आधा स्तर दूर थे। सैद्धांतिक रूप से नियमों के अनुसार उनके लिए सीधे विधायक बनना पूरी तरह से संभव था। लेकिन हर कोई जानता था कि डिप्टी मेयर से सीधे विधायक बनना उतना ही मुश्किल था जितना कि पैदल आसमान पर चढ़ना, क्योंकि जिला स्तर की अफसरशाही में डिप्टी मेयर की रैंकिंग बहुत कम है। इसलिए सामान्य तौर पर दिग्विजय को विधायक बनने के लिए उन्हें लगातार 4 स्तरों पर पदोन्नति लेनी होगी। लेकिन ये कितना कठिन है? एक साधारण उदाहरण इसे स्पष्ट करता है। यह ऐसा है जैसे स्कूल में आपको पहली कक्षा से सीधे 5वीं कक्षा में जाने के लिए कहा जाए। जिस किसी ने भी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई की है वह जानता है कि यह कितना कठिन है। आखिरकार एक कक्षा को छोड़ने में सक्षम होना ही आपको जीनियस बना देता है। 4 कक्षाएं छोड़ने की तो बात ही छोड़िए। ये ठीक इसी नर्क स्तर की कठिनाई के कारण था कि वहां मौजूद लोगों को लगा कि दिग्विजय की पदोन्नति वास्तव में आश्चर्यजनक थी। इतना कि कुछ युवा व्यक्ति जिनका अनुभव अभी पर्याप्त नहीं था, लव्या की बातें सुनकर सदमे में सीधे मुंह बाए खड़े रह गए। लेकिन सदमे के बाद जब उन्होंने दिग्विजय को फिर से देखा तो उनकी आंखों में पहले वाला अनजान व्यक्ति जैसा भाव नहीं था, बल्कि विस्मय, ईर्ष्या और भ्रम भरा था। वे विस्मय में थे और ईर्ष्या कर रहे थे कि वास्तव में उनका लव्या सालियान जैसा कोई कनेक्शन था, क्योंकि वे सभी जानते थे कि इस कनेक्शन के साथ दिग्विजय सिर्फ एक विधायक से कहीं ज्यादा होंगे। यह अनुमान लगाया गया था कि रिटायर होने से पहले वे और आगे बढ़ सकते हैं, अपने अंतिम सपने को प्राप्त कर सकते हैं, एक राज्य स्तरीय नेता बनना। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, दिग्विजय के प्रति उनकी नज़रों में गर्मी आ गई और कई तेज तर्रार व्यक्ति पहले से ही सोच रहे थे कि अगली सुबह उनकी चापलूसी कैसे की जाए। आखिरकार वे इस जीवन में लव्या के पैर नहीं पकड़ सकते थे, लेकिन उनके पास अभी भी दिग्विजय को मक्खन लगाने का मौका था। जब तक वे दिग्विजय को खुश रखेंगे और वह अपनी पदोन्नति के दौरान उन्हें साथ ले जाएंगे, वे भी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। उनके विस्मय, ईर्ष्या और उत्साह की नज़रों के नीचे वास्तव में और अधिक भ्रम था। वे समझ नहीं पा रहे थे डिप्टी मेयर साहब, ओह नहीं, विधायक साहब के बेटे की पृष्ठभूमि क्या थी। आप देखिए, दिग्विजय लंबे समय से पदोन्नति के लिए योग्य थे, लेकिन वे 10 साल तक उसी स्तर पर रहे थे। या तो आगे नहीं बढ़ रहे थे या क्षैतिज रूप से स्थानांतरित किए जा रहे थे। पदोन्नति के कोई संकेत नहीं थे। चूंकि उन्होंने पूरे 10 साल तक अपनी कुर्सी नहीं बदली थी, इसका मतलब था कि उनका कोई गॉडफादर नहीं था। इस तथ्य के साथ कि दिग्विजय ने खुद इन सभी वर्षों में भागदौड़ नहीं की या उपहार नहीं भेजे, स्वाभाविक रूप से उनके लिए हाल ही में नया गॉडफादर मिलना असंभव था। दूसरे शब्दों में, इस बार दिग्विजय की पदोन्नति पूरी तरह से लव्या सालियान के कारण थी, और लव्या के ऐसा करने का कारण पूरी तरह से उनका बेटा तुषार था। इसलिए वहां मौजूद हर कोई बहुत उलझन में था। उनके बेटे तुषार के पास कुछ भी विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं था, तो वह लव्या सालियान जैसी सुपर बिग शॉट को उसे झुककर माफी मांगने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। अपने पिता को लगातार 4 स्तरों पर पदोन्नत करने की तो बात ही छोड़िए। लव्या सालियान तुषार से कितना डरती थी कि वह इतनी हद तक चली गई। वहां मौजूद अन्य लोगों की तो बात ही छोड़िए, खुद दिग्विजय भी इस समय पूरी तरह से हैरान थे। हालांकि वह भी आगे बढ़ने के लिए तरस रहे थे, ताकि जब वे रिटायर हों तो यह एक पूर्ण शक्ति वाले पद से हो, जिसका मतलब होगा कि उनके रिटायरमेंट लाभ डिप्टी पद से रिटायर होने की तुलना में कहीं बेहतर होंगे। लेकिन वह ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि उनके मौजूदा संसाधनों के साथ इतने वर्षों तक डिप्टी मेयर के पद पर बैठना ही उनकी सीमा थी। अब हालांकि वह अनिच्छा से भरे थे, लेकिन वह असहाय भी थे।
इसलिए वह केवल दूसरी सबसे अच्छी चीज से समझौता कर सकते थे, केवल एक सुरक्षित लैंडिंग के बारे में सोच रहे थे, फिर अपने पोते की देखभाल करने के लिए घर जाना। अब उनकी वो महत्वाकांक्षाएं नहीं थी जो कभी थीं। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किस्मत का ऐसा सितारा चमकेगा। इतना कि जब उन्होंने अंधेरे परिवेश को देखा तो उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल हो गया कि उनकी आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा था वह वास्तविक था। केवल यह महसूस हो रहा था कि शायद वह सपना देख रहे थे। जब तक उन्होंने चुपके से खुद को नहीं नोचा, तब तक तेज दर्द ने उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कराया कि यह सब वास्तव में सच था। वे बस यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ इतनी अच्छी चीज क्यों होगी। आप जानते हैं, हालांकि उनका बेटा साल पहले बाहर गया था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सुना कि उसका सालियान परिवार के साथ कोई लेना देना या झगड़ा है। इसके अलावा दोस्ती या झगड़ा कितना भी गहरा क्यों न हो, ये कभी भी सालियान परिवार को उनके बेटे से माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं करेगा। और दूसरी पार्टी द्वारा प्रायश्चित करने के लिए अपने ही सालियान परिवार के सदस्य को मार डालना, ये और भी अविश्वसनीय था। और भले ही आप एक कदम पीछे हट जाएं, सालियान परिवार का इतना कुछ करना पहले से ही ईमानदारी का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था। उन्हें असाधारण रूप से पदोन्नत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर ऐसा है तो लव्या ऐसा क्यों करेंगी? ये सोचते हुए दिग्विजय थोड़ा मुड़े और अपने बेटे की ओर देखा। उससे जवाब मांगना चाहते थे, लेकिन तुषार ने बस खालीपन से सिर हिलाया। उसका भाव उसके पिता से भी अधिक हैरान करने वाला था। ये दर्शाता है कि उसे भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा था। अपनी बेबसी में दिग्विजय को अपने दिल में उल्लास और संदेह को जबरदस्ती दबाना पड़ा, फिर खुद को संभाला और लव्या के सामने थोड़ा झुके। मिस सालियान, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद और इस पदोन्नति के लिए आपका शुक्रिया। हालांकि लव्या ने अपना सिर हिलाया और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा बहुत होनहार है, आप इसके हकदार हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, हर कोई जिसने तुषार की ओर देखा, अनजाने में अपनी कमर थोड़ी झुका दी। उनके भ्रम और घबराहट के विपरीत वेदिका के चेहरे पर समझ का भाव दिखाई दिया। उसे यह जानने के लिए अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी कि लव्या की हरकतें निस्संदेह देवांश के कारण थीं। जैसे ही उसने देवांश के तरीकों के बारे में सोचा, तुषार के हाथ पर वेदिका की पकड़ अनजाने में कस गई। और जैसे ही हर कोई अभी भी हैरान था, लोकेश सबसे पहले होश में आया। इस पल वह दिग्विजय के प्रति ईर्ष्या से भरा था, कोई नफरत भी कह सकता है। आखिरकार उसने इतने लंबे समय तक सहन किया था और इस बार उसने इतनी सावधानी से इतना बड़ा तमाशा तैयार किया था, फिर भी उसे कोई लाभ नहीं मिला। इसके बजाय उसने इस बेकार आदमी दिग्विजय को सफल होने में मदद की थी। लेकिन भले ही उसका दिल नफरत से भरा था, अपनी उत्कृष्ट सहनशक्ति पर भरोसा करते हुए उसने फिर भी दिग्विजय से मुस्कुराते हुए कहा, विधायक साहब, बधाई हो। इतने वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आपने आखिरकार इसे हासिल कर लिया। मैं वास्तव में तहे दिल से आपके लिए खुश हूँ। उसने ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि वह दरियादिल था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि मौजूदा भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों के साथ विधायकों का चयन हमेशा ऊपर से होता था। दूसरे शब्दों में, दिग्विजय एक विधायक के रूप में निश्चित रूप से करजत में सेवा नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें किसी अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये शीर्ष अधिकारियों को गुट बनाने और भाई भतीजावाद में शामिल होने से रोकने के लिए एक भ्रष्टाचार विरोधी उपाय भी था। इसलिए हालांकि दिग्विजय ने लव्या को खुश करने के उसके प्रयासों का फल छीन लिया था, कम से कम इसने उसकी स्थिति को प्रभावित नहीं किया था। दिग्विजय शिष्टाचार का आदान प्रदान करने ही वाले थे, लेकिन तभी उन्होंने लव्या को पहले बोलते हुए सुना, तो आप थोड़ी जल्दबाजी में खुश हो रहे हैं क्योंकि विधायक साहब का तबादला नहीं होगा, वे इसी जिले में सेवा करेंगे। क्या? लोकेश सदमे में चिल्लाया। अपनी उत्कृष्ट सहनशक्ति के बावजूद वह इस समय अपने दिल में घबराहट और उथल पुथल को नहीं दबा सका। असंभव, यह नियमों के अनुरूप नहीं है। हाँ, नियम। जब जिलों में नियुक्तियों की बात आती है तो मेरे शब्द लव्या सालियान के शब्द ही नियम हैं। क्या तुम्हें भरोसा नहीं है? लव्या ने ठंडेपन से सूंघा। उसकी आंखें लोकेश पर एक बर्फीली निगाह के साथ टिकी थीं। लव्या के दबंग शब्दों को सुनकर लोकेश का शरीर गुस्से से कांपने लगा, लेकिन उसने अवज्ञा का रत्ती भर भी संकेत दिखाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने लव्या को नाराज किया तो इस बार विधायक न बनने की तो बात ही छोड़िए, वह हमेशा के लिए इसके बारे में भूल सकता है। मेरी क्या मजाल, मैं कभी ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दें मिस सालियान, लोकेश ने कांपती आवाज में कहा। हाँ, लव्या ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया, फिर लोकेश को नजरअंदाज किया, अपनी आस्तीन झटकी और जाने के लिए मुड़ गई। मिस सालियान, लव्या की पीछे हत्ती पीठ को देखते हुए लोकेश लगभग निराशा में चिल्लाया। फिर उसने अपनी छाती पकड़ ली, मुंह से खून का एक फव्वारा छोड़ा और फिर उसकी आंखें पलट गईं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। दृश्य तुरंत अराजकता में बदल गया। व्यस्त भीड़ को देखते हुए डिप्टी मेयर विलास देशमुख दिग्विजय के पास गए और हंसते हुए बोले, विधायक साहब, आपके बेटे ने क्या खरीदा था? विलास को भी 2 घूंट पिलाओ ताकि वो भी अपनी किस्मत चमका सके।
दिग्विजय के पीछे खड़े तुषार ने ये सुना और हैरान रह गया। उसकी आंखों में भ्रम भरा था। इस पल उसे अचानक याद आया कि देवांश ने पहले कहा था कि उसने हाई स्पीड ट्रेन में रिकी सालियान की 8 उंगलियां तोड़ दी थीं और यहाँ तक कि उसे जमीन पर घुटने टेकने और खुद को थप्पड़ मारने पर मजबूर किया था। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि उसे थप्पड़ मारने के बाद उसने पूछा कि क्या इससे आवाज आए। इसे अभी जो हो रहा था उससे जोड़ते हुए तुषार ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अविश्वास में बुदबुदाया, क्या ये हो सकता है कि उसकी कही हर बात सच थी। अध्याय 464, उसके खानदान के हाथ पैर तोड़ दो और मेरा बदला लो। स्वाभाविक रूप से उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि देवांश का इतना बड़ा प्रभाव हो सकता है कि वह अकेले रिकी सालियान से टक्कर लेने की हिम्मत करे, लेकिन अगर उसके पास मिस सालियान का समर्थन है तो सब कुछ समझ में आता है। तो तुषार ने अनुमान लगाया कि हाई स्पीड ट्रेन में यह जरूर लव्या रही होगी जो रिकी से निपटना चाहती थी और देवांश बस वहां मौजूद था, इसलिए उसने एक मोहरे के रूप में काम किया और वे काम किए जिनका उसने उल्लेख किया था। लेकिन जो वह नहीं समझ पा रहा था वह ये था कि लव्या रिकी से क्यों निपटना चाहती थी। वास्तव में ये सिर्फ इसलिए तो नहीं हो सकता क्योंकि उसने उसे थप्पड़ मारा था, है ना? तुषार ने ना में सिर हिलाया और मन ही मन खुद का मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सका। मेरी इतनी औकात नहीं कि मिस सालियान मेरे लिए किसी का खून कर दें। ये सोचते हुए तुषार जल्दी ही कारण समझ गया। ये बिल्कुल साफ है कि यह सालियान परिवार के भीतर का आपसी झगड़ा होगा और रिकी सालियान बलि का बकरा बन गया। रिकी सालियान पिछले मुखिया का बेटा था जो मुखिया बदलने की कहानी में फिट बैठता है। इस बिंदु पर तुषार लगभग निश्चित था कि देवांश ने सालियान परिवार के आंतरिक कलह का फायदा उठाया था और बस इसमें शामिल हो गया था। लेकिन तुषार अभी भी नहीं समझ पा रहा था, भले ही यह सालियान परिवार के भीतर का संघर्ष था, अब जब आंतरिक संघर्ष खत्म हो गया था तो मिस सालियान उसके पिता को बढ़ावा देने के लिए इतनी हद तक क्यों जाएंगी। एक पल के विचार के बाद तुषार को मुख्य बात समझ में आ गई। उसे लगा कि मिस सालियान जानबूझकर बाहरी दुनिया को एक संकेत भेज रही थी। वह यह था कि सालियान परिवार अभी भी अधिकारियों की नियुक्ति में पूर्ण अधिकार रखता है, इस उम्मीद में कि जो लोग पहले पूर्व मुखिया के प्रति वफादार थे वे खुद को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए मौजूदा स्थिति को पहचान लें। इसके अलावा वह शायद एक और अर्थ भी बताना चाहती थी, वह ये था कि जिस किसी को भी रिकी सालियान के परिवार ने सताया था वह पूरी तरह से उसकी ओर रुख कर सकता है और वह निश्चित रूप से उन्हें न्याय दिलाने में मदद करेगी। उसके पिता दिग्विजय यादव इसका सबसे बड़ा सबूत थे। इसे समझने के बाद तुषार को तुरंत सच्चाई का एहसास हुआ। आखिरकार ये वास्तव में सालियान परिवार का बस एक दिखावा था और वह और उसके पिता केवल मोहरे थे जिनका उपयोग सालियान परिवार इस नाटक को पूरा करने के लिए करना चाहता था। आखिरकार इस दुनिया में मिस सालियान की क्षमता को साबित करने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि एक डिप्टी मेयर को सीधे विधायक के रूप में पदोन्नत किया जाए। ये सोचते हुए कि उसके पिता ने पूरे 10 साल तक मेहनत की और फिर भी वह पद नहीं मिला जिसके लिए वे तरस रहे थे, केवल मिस सालियान के एक शब्द से यह मुमकिन हो गया। तुषार यह कहे बिना नहीं रह सका, सत्ता और प्रभाव के साथ आप वास्तव में जो चाहे कर सकते हैं। एम्बुलेंस जल्दी आ गई। बेहोश लोकेश को ले जाने के बाद जो लोग अपने परिवारों के साथ लव्या और उनके दल का स्वागत करने आए थे तुरंत दिग्विजय के सामने एकत्र हो गए, नवनियुक्त विधायक के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। साहब, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें मिस सालियान के अगले निर्देश के लिए यहीं इंतजार करना चाहिए? एक युवक ने पूछा। इस सवाल पर हर किसी ने अपनी सांसें रोक लीं और ध्यान से सुना। आखिरकार यह नए साल के पहले दिन की रात थी। कौन अपने बिस्तर में आराम से लेटना नहीं चाहेगा? यहाँ कड़ाके की ठंड थी, जो कोई भी रुकना चाहता था वह साला पागल था। लेकिन साहब ने अभी तक कुछ नहीं बोला था, तो उनमें से किसकी हिम्मत थी जाने की? मुझे विधायक साहब मत कहो, अभी यह पक्का नहीं हुआ है, दिग्विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर अपना गला साफ किया और जारी रखा। जहां तक मिस सालियान की बात है, मुझे लगता है कि उन्होंने पहले ही सभी की ईमानदारी महसूस कर ली है, तो चलिए सब अपने घर चलते हैं। दिग्विजय सर जिंदाबाद, युवक चिल्लाया, फिर दिग्विजय का अभिवादन किया और अपनी पत्नी के साथ चला गया। ये देखकर कि दिग्विजय ने उन्हें नहीं रोका या गुस्सा नहीं किया, बाकी लोग भी मुड़े और चले गए। दिग्विजय ने डिप्टी मेयर विलास के साथ पीने का समय तय करने के बाद वह और डिप्टी मेयर विलास अपनी अपनी कारों में बैठ गए और विपरीत दिशाओं में चले गए, धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते गए। गाड़ी के बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद दिग्विजय ने, जैसा कि तुषार ने उम्मीद की थी, लव्या के बारे में पूछना शुरू कर दिया। सौभाग्य से तुषार ने अभी पूरी कहानी का पता लगा लिया था, इसलिए उसने दिग्विजय को एक बार में अपने सभी अनुमान बता दिए। तुषार का स्पष्टीकरण सुनने के बाद दिग्विजय ने खुद से सिर हिलाया और उनके अचानक प्रबुद्ध भाव से ये स्पष्ट था कि वह तुषार के निष्कर्षों से सहमत थे। मैंने सुना है कि वो लड़का देवांश इस साल नए साल के लिए घर आया है, दिग्विजय ने पूछा। तुषार को सिर हिलाते देख उन्होंने जारी रखा, उसने कुछ कठिन साल बिताए होंगे। तुम युवा करीब हो, तो अगर तुम्हारे पास समय हो तो उसके पुराने घर जाओ पहले की तरह और बुजुर्ग जोड़े को अपना सम्मान दो।
आपने कह दिया, मेरी क्या मजाल जो न जाऊं। तुषार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अपने पिता को गुस्सा होते देख उसने जल्दी से जोड़ा, पापा चिंता मत करो, लकी, तनेजा और मैंने पहले ही नए साल के दूसरे दिन जाने की योजना बना ली थी। ठीक है, मैं बस एक सुझाव दे रहा था, तुम लोग बारीकियां तय करो, दिग्विजय ने जवाब दिया, फिर और कुछ नहीं कहा। इस पल उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वे सपना देख रहे हों। यह अवास्तविक लग रहा था, फिर भी अविश्वसनीय रूप से रोमांचक था। हालांकि वे इस उत्साह को बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिखा सकते थे, अन्यथा वे अपने बच्चों के सामने अपना अधिकार खो सकते थे। इसलिए वे केवल रास्ते भर इसे दबाने की पूरी कोशिश कर सकते थे और अपनी स्टडी में लौटने तक खुलकर हंसने का इंतजार कर रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह आसमान धुंधला था और सुबह होने में अभी कुछ समय बाकी था। नागवाड़ी टाउन के सेंट्रल अस्पताल में धनराज ठाकुर और अन्य 3 पट्टियों में लिपटे हुए थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा चमक रहा था वह उनकी कलाइयों पर लगी चांदी की हथकड़ियां थीं। चारों को बाहरी चोटें आई थीं। सबसे गंभीर धनराज था, जिसके दोनों पैरों की हड्डियां बेरहमी से टूटी हुई थीं। उसके बाद कांता ठाकुर थी, जिसके हाथ की हड्डी टूटी हुई थी। चून की हड्डियों को बेरहमी से तोड़ा गया था, फ्रैक्चर लाइनें काफी अस्पष्ट थीं, इसलिए जोड़ने के लिए सर्जरी की आवश्यकता थी। सेंट्रल अस्पताल ऐसे ऑपरेशन नहीं कर सकता था और केवल अस्थायी रूप से दोनों को सूजन कम करने के लिए ड्रिप दे सकता था। उनकी स्थिति स्थिर होने के बाद उन्हें सर्जरी के लिए करजत भेजा जाएगा। चूंकि डॉक्टर ने कहा कि यह एक वैकल्पिक सर्जरी थी, इसलिए उन्हें शहर ले जाने की कोई जल्दी नहीं थी। डॉक्टर की बातों के साथ पुलिस अधिकारियों ने फिर चारों से अलग अलग पूछताछ शुरू की। चूंकि गिरफ्तारी के समय केवल एक ही कार थी, इसलिए उनके पास उन्हें अस्पताल में अलग अलग हिरासत में रखने की स्थिति नहीं थी। इससे एक समस्या पैदा हो गई, वह ये थी कि चारों ने पहले ही अपनी गवाही की साजिश रच ली थी। तो अब भले ही उनसे अलग अलग पूछताछ की गई हो, प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होगा। पूछताछ के परिणाम वास्तव में उम्मीद के मुताबिक थे। धनराज को छोड़कर अन्य 3 ने जोर देकर कहा कि वे अनजान थे, केवल ये सोच रहे थे कि वे कुछ पाने के लिए धनराज के साथ उसके पुराने घर जा रहे थे और फिर बेवजह पीटे गए। धनराज के कबूलनामे में भी यही बात झलकी। उसने कहा कि उसने तीनों को धोखा दिया था, उनसे कहा था कि बूढ़े आदमी की विरासत में मिली हवेली में उसका भी हिस्सा था। यही कारण है कि तीनों को उस पर संदेह नहीं हुआ और वे उसके साथ सामान लेने गए। स्पष्ट रूप से धनराज अन्य 3 को बचाने की उम्मीद में अकेले सारा दोष अपने सिर लेने का इरादा रखता था। चूंकि उनकी गवाही काफी हद तक एक जैसी थी और रंजीत ठाकुर और अन्य 2 ने जोर देकर कहा कि वे पूरी तरह से अनजान थे, पुलिस ने अनिच्छा से उनकी हथकड़ियां हटा दी, केवल धनराज की कलाई पर एक छोड़ दी। चूंकि चोरी की राशि असाधारण रूप से बढ़ी थी, इसलिए धनराज को कम से कम 3 साल की कैद का सामना करना पड़ेगा। यदि पुलिस को कोई सख्त अभियोजक मिल गया तो आजीवन कारावास भी असंभव नहीं था। रंजीत ठाकुर और अन्य 2 को अस्पताल छोड़ने से पहले धनराज से मिलने की अनुमति दी गई। अपने पिता को, जो बिस्तर पर लेटे हुए मरने की कामना कर रहे थे, देखकर रंजीत का दिल दर्द से तड़प उठा। पिताजी चिंता मत करो, मैंने यवतमाल से विक्की मल्होत्रा से संपर्क कर लिया है। जब तक वह कार्रवाई करता है, वह हरामी देवांश, भले ही वह मरे नहीं, वह अपाहिज हो जाएगा। रंजीत ने अपनी आवाज दबाते हुए धनराज से धीमी आवाज में कहा। ये सुनकर धनराज की मूल रूप से धुंधली आंखें अचानक चमक उठीं और उसने उतनी ही धीमी आवाज में जवाब दिया, मेरे लिए उसके पूरे खानदान के हाथ पैर तोड़ देना और मेरा बदला लेना। अध्याय 465, नागपुर गांव का रास्ता बदलो। पिताजी आप चिंता न करें, मुझे पता है क्या करना है। रंजीत ने जोर से सिर हिलाया, फिर खून से लाल आंखों के साथ दांत पीसते हुए कहा, अगर मैंने उन्हें अपाहिज नहीं बनाया तो मेरा नाम भी रंजीत नहीं। ये सुनकर धनराज ने बड़ी मुश्किल से सिर हिलाया, फिर रंजीत से कहा, याद रखना, जब तुम उनके हाथ पैर तोड़ो तो उसका वीडियो बना लेना। अगली मुलाकात में मुझे दिखाने के लिए लाना। ठीक है। रंजीत तुरंत सहमत हो गया। मैं न केवल उनके हाथ पैर तोड़ूंगा, बल्कि देवांश की जेब भी खाली कर दूंगा, उसका सारा पैसा अपने नाम करवा लूंगा और फिर ऐसे लोग ढूंढूंगा जो उसके पूरे परिवार को उत्तरी म्यांमार में बेच दें ताकि वे बाकी जिंदगी मौत की भीख मांगें। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसे अपनी जेब में फोन वाइब्रेट होता महसूस हुआ। उसने अपना फोन निकाला और देखा कि यह एक टेक्स्ट मैसेज नोटिफिकेशन था। मैसेज खोलते ही रंजीत ने पाया कि यह विक्की मल्होत्रा का था। सामग्री बहुत सरल थी, बस एक छोटा वाक्य, मैं किसी काम से नागपुर गांव जा रहा हूं, मैं ये काम ले लूंगा। इसे पढ़ने के बाद रंजीत उत्साहित हो गया। उसने अपना फोन पलटा और धनराज को थमा दिया, मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी विक्की भाई ने काम ले लिया। मैसेज पढ़ने के बाद धनराज शुरू में खुश था, लेकिन जल्दी ही चिंतित हो गया। पिताजी क्या हुआ, क्या विक्की भाई के ये काम लेने में कोई गड़बड़ है? रंजीत ने बहुत हैरान होकर पूछा। उसने धीरे से सिर हिलाया, फिर भौहें सिकोड़ी और कहा, वह हरामी देवांश अब बहुत अमीर है। मुझे डर है कि यह विक्की भाई, जिसका तुमने जिक्र किया, आखिरी समय में पीछे न हट जाए।
ये सुनकर रंजीत तुरंत हंस पड़ा। पिताजी, आप इस बारे में 100% निश्चिंत हो सकते हैं। विक्की मल्होत्रा जबान का पक्का आदमी है और ऐसे लोग सबसे ऊपर उसूलों को महत्व देते हैं। इसके अलावा उसके पीछे यवतमाल के अंडरवर्ल्ड बादशाह जोरावर चड्ढा का हाथ है, इसलिए उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इसलिए वह थोड़े से पैसे के लिए आखिरी समय में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। ये सुनकर धनराज ने तुरंत राहत महसूस की। अगर ऐसा है तो ये बस ऊपर वाले की मदद है। बोलने के बाद उसे अचानक महसूस हुआ कि रंजीत ने अभी किसी का जिक्र किया था। तुमने अभी कहा कि विक्की मल्होत्रा का गॉडफादर यवतमाल का जोरावर चड्ढा है। बिल्कुल, यवतमाल में हर कोई यह जानता है, रंजीत ने यकीन के साथ कहा। रंजीत का जवाब पाकर धनराज की आंखें और भी चमक गईं। जोरावर चड्ढा जैसे ताकतवर आदमी के समर्थन के साथ ये काम तो पक्का है। वीडियो बनाना याद रखना, मुझे देखना है। रंजीत ने सिर हिलाया, निश्चितता के साथ सहमति व्यक्त की और फिर मुड़कर चला गया। मारपीट के दौरान रंजीत ने शिल्पा सावंत को बहुत अच्छी तरह से बचाया था, इसलिए हालांकि वह खून से लथपथ दिखाई दे रही थी, उसकी चोटें गंभीर नहीं थीं। घर पर 1 या 2 महीने के आराम के बाद वह अपनी मोहक सुंदरता वापस पा लेगी। वह अभी भी देवांश को भूल नहीं पाई थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि चाहे वह कितना भी समझा ले कि वह चोरी करने के लिए आंगन में धनराज और उसके समूह के पीछे गई थी, वह उस पर कभी भरोसा नहीं करेगा। चूंकि मैं उसे पा नहीं सकती, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। शिल्पा ने मन ही मन फैसला कर लिया। अपना मन बनाने के बाद शिल्पा मुख्य रास्ते के अंत में तिराहे तक रंजीत के पीछे गई, जहां विक्की मल्होत्रा के आने का इंतजार कर रही थी। सुबह सुबह करजत में अभी भी अंधेरा था, लेकिन सड़कों पर पैदल चलने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी और इस थोड़ी व्यस्त सड़क पर 3 मजबूत ऑफ रोड गाड़ियां 90 की रफ्तार से आ रही थीं, जिससे आम लोग डर गए और उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। इन 3 ऑफ रोड गाड़ियों के तेज गति से गुजरने के बाद आम लोगों ने तुरंत गाड़ियों के पीछे इशारा किया और उन्हें सबसे गंदी गालियां दी, लेकिन ऑफ रोड गाड़ियों के अंदर एक शब्द भी नहीं सुना जा सकता था। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, जिला समिति परिसर की ओर बढ़ते हुए। जोरावर भाई, सामने वाला बस एक डिप्टी मेयर का बेटा है। क्या हमारे लिए नए साल की बधाई देने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाना वास्तव में जरूरी है? क्या आप मेरे जैसे छोटे आदमी को इस छोटे से काम को संभालने नहीं दे सकते, जिससे आपका रुतबा कम होता है? एक युवक जो सिर से पैर तक ब्रांडेड कपड़ों में था, जोरावर चड्ढा के सामने चापलूसी से झुका। उसका विनम्र और चापलूसी भरा तरीका जितना हो सकता था उतना गिरा हुआ था, लेकिन युवक को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह आनंद के भाव में था। वह ऐसा इसलिए था क्योंकि वह किसी और से बेहतर जानता था कि जब तक वह अपने सामने इस आका को खुश रखता है, उसका बाकी का जीवन अपार धन और महिमा से भरा होगा। विक्की, तुम किताब को उसके कवर से नहीं आंक सकते। तुम केवल उसकी सतह देखते हो, लेकिन तुमने कभी उसकी असली ताकत नहीं देखी। जैसे ही जोरावर चड्ढा बोला, उस दिन स्की रिजॉर्ट के निकास पर हुआ दृश्य उसके दिमाग में कौंध गया। देवांश नाम के उस लड़के ने वास्तव में ठाणे के सरदार विक्रमजीत सिंह को बिना किसी हिचकिचाहट के अपने आदेशों का पालन करने पर मजबूर कर दिया। ये दृश्य एक ब्रांड की तरह उसके दिमाग में गहराई से छप गया था, जो लंबे समय तक बना रहा। तभी उसे एहसास हुआ कि यह युवक, जो बाहरी तौर पर केवल एक डिप्टी मेयर का बेटा था, अनजाने में और पूरी तरह से असली ताकत में उससे आगे निकल गया था। जैसा कि कहावत है, मुसीबत के लिए पहले से तैयारी करो। वह देवांश जैसी भगवान समान हस्ती तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए वह केवल तुषार को खुश कर सकता था। जब वह प्रमुखता से उभरेगा, याद रखेगा कि जोरावर चड्ढा नाम का एक व्यक्ति था, तो वह भी एक दिन महान ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। ये ठीक इसी वजह से था कि जोरावर चड्ढा व्यक्तिगत रूप से नए साल के दूसरे दिन की सुबह करजत आया था, केवल तुषार को नए साल की अग्रिम बधाई देने के लिए। असली ताकत, उसका पिता एक डिप्टी मेयर है, क्या यही उसकी पूरी ताकत नहीं है? इसके अलावा इस छोटे से करजत में आपकी ताकत की तुलना कौन कर सकता है, जोरावर भाई? विक्की मल्होत्रा ने चापलूसी जारी रखी। विक्की, याद रखना, हमेशा तुमसे बेहतर लोग होते हैं और शेर को सवा शेर मिलता ही है। कभी भी अहंकारी मत बनो, वरना तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा, जोरावर ने सिर हिलाते हुए सलाह दी। कोई डर नहीं, जब आप, जोरावर भाई, मेरे गॉडफादर हैं, तो मैं यवतमाल और करजत दोनों में सीना तान के चल सकता हूं, विक्की ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर जोरावर ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन ड्राइवर से तेज चलने का आग्रह किया। वह नए साल की बधाई के लिए आने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहता था। हालांकि जब वे जिला समिति परिसर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि तुषार सुबह सुबह निकल गया था। अंततः उनकी मंजिल का पता चलने के बाद जोरावर ने तुरंत ड्राइवर से नागपुर गांव के लिए रास्ता बदलने को कहा। ये सुनकर कि वे नागपुर गांव जा रहे हैं, विक्की मल्होत्रा की आंखें चमक उठीं। जोरावर चड्ढा के प्रभारी होने के साथ भले ही वह नागपुर गांव को उल्टा कर दे, किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं होगी।
जैसे ही उसने ये सोचा, विक्की को दीपिका ठाकुर का वह बेहद खूबसूरत चेहरा याद आ गया जिसने उसकी सांसें रोक दी थीं। साले देवांश, इस बार मैं तेरे परिवार के सामने तुझे अपने भाई की ताकत का मजा चखाऊंगा। अध्याय 466। आजकल के नौजवानों में तो जैसे लिहाज नाम की चीज ही नहीं बची है। जोरावर चड्ढा के नागपुर गांव जाने के लिए इतना उतावला होने की वजह ये थी कि उसे अचानक एहसास हुआ कि जो शख्स तुषार यादव को नए साल के दूसरे दिन ही इतनी सुबह घर बार छोड़कर मुबारकबाद देने पर मजबूर कर सकता है, वो यकीनन कोई बहुत ही ऊंचे रुतबे वाला इंसान होगा। तुषार यादव की जान पहचान में देवांश ठाकुर के अलावा ऐसा रुतबा किसी और का हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर वो तुषार यादव को पकड़ पाया तो शायद उसकी आड़ में वो भी उस ठाकुर सरनेम वाले बड़े आदमी को नए साल की मुबारकबाद दे पाएगा। पिछली बार त्रयंबकेश्वर स्नो पार्क में वो न सिर्फ उनकी मदद करने में नाकाम रहा था, बल्कि उसने तुषार को एक घटिया सलाह भी दे दी थी, ये कहकर कि वो साफ मुकर जाए कि वो देवांश को जानता है, ताकि उसका पल्ला झाड़ा जा सके। किसे पता था कि वो शख्स जिसे वो पनौती समझ रहा था, वो सचमुच विक्रमजीत सिंह को भी अपनी नज़रों में कुछ नहीं समझता था। वो एक ऐसा वजूद था जिससे जुड़ने की औकात जोरावर सपने में भी नहीं सोच सकता था। जब भी वो इस बारे में सोचता, जोरावर का मन करता कि अपना सर दीवार पर दे मारे। अगर उसने उस वक्त उसका साथ दिया होता या विक्रमजीत सिंह के साथ मामले को सुलझाने की कोशिश भी की होती तो यकीनन उस पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ पाता। इस तरह शायद देवांश खुश होकर उसे विक्रमजीत सिंह के बराबर के ओहदे पर बिठा देता, और तब क्या उसके चाचा उस पर गर्व से फूले न समाते। और तो और ऐसे रुतबे के साथ यवतमाल तो क्या, वो पूरे ठाणे जिले में सीना तानकर चल सकता था। ये सोचकर कि उसने इतना सुनहरा मौका कैसे गंवा दिया, जोरावर पछतावे में रात रात भर करवटें बदलता रहता। उसे नींद तक नहीं आती थी। अब अगर वो दोबारा ऐसा मौका नहीं पकड़ पाया तो बेहतर है कि वो अपना सर फोड़ ले और मर जाए। यही सोचते हुए जोरावर ने अपने पुराने ड्राइवर को और भी तेज गाड़ी चलाने का हुक्म दिया, बिना रुके। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हालांकि तुषार जल्दी निकल गया था, लेकिन वो सीधे नागपुर गांव नहीं पहुंचा। इसके बजाय वो पहले लकी तनेजा और बाकी लोगों को लेने गया था। उस मोटे के घोड़े बेचकर सोने की वजह से ग्रुप ने नीचे से दर्जनों बार उसे कॉल किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आखिरकार तुषार से रहा नहीं गया। वो सीधे ऊपर दौड़ा, उस मोटे को बिस्तर से घसीटकर बाहर निकाला और तब जाकर सब इकट्ठा हुए और रवाना हुए। हालांकि इस सारी भागदौड़ के बाद उनके निकलने का समय जोरावर और उसके ग्रुप से पूरा आधा घंटा लेट हो गया था। ऊपर से जोरावर और उसका काफिला पूरी रास्ते हवा से बातें करता हुआ आया था, इसलिए वे आखिरकार तुषार के ग्रुप से लगभग 45 मिनट पहले ही पहुंच गए। कस्बे की मुख्य सड़क से नागपुर गांव जाने वाली छोटी सड़क पर मुड़ते समय विक्की मल्होत्रा ने रंजीत ठाकुर को सड़क किनारे इंतजार करते देखा। गनीमत थी कि रंजीत ने विक्की को पहले ही मैसेज कर दिया था कि वो मुख्य सड़क के अंत में मोड़ पर इंतजार करेगा, वरना विक्की उसे रंजीत के रूप में पहचान ही नहीं पाता। लेकिन इसमें विक्की की कोई गलती नहीं थी। आखिर उन्होंने यवतमाल में पहले बस कुछ ही बार साथ में मौज मस्ती की थी और उसके बाद ज्यादा मिले नहीं थे। ऊपर से रंजीत अब खून से लथपथ था और उसका चेहरा पट्टियों से भरा हुआ था। पहली नज़र में किसी के लिए भी उसे रंजीत के रूप में पहचानना नामुमकिन था। लेकिन ये जानते हुए भी कि वो रंजीत है, विक्की ने ड्राइवर को रोकने के लिए कहने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वो जोरावर का सिर्फ एक गुर्गा था और वो जोरावर के काफिले को यूं ही रोकने की जुर्रत नहीं कर सकता था, न ही वो दूसरे लोगों को जोरावर के काफिले में बिठाने की हिम्मत कर सकता था। और तो और जोरावर अभी नागपुर गांव पहुंचने की जल्दी में था। अगर उसने उसे देर करने की कोशिश की तो शायद उसे चलती गाड़ी से लात मारकर बाहर फेंक दिया जाता। जोरावर ने भी रंजीत और शिल्पा सावंत को सड़क किनारे खड़े देखा। आखिर वे इतने अलग दिख रहे थे कि उन्हें न देखना मुश्किल था। नए साल के दिन भी मार कुटाए, आजकल के लौंडे सचमुच बेकाबू होते जा रहे हैं। सड़क किनारे उन दो लोगों को एक नज़र देखने के बाद जोरावर आह भरने से खुद को रोक न सका। ये सुनकर विक्की ने शर्मिंदगी से अपनी नाक खुजलाई, फिर हंसा। जोरावर भाई, मैं उस लड़के को जानता हूँ। जब उसके पिता यवतमाल में प्रोजेक्ट्स का ठेका लेते थे, हम साथ में पार्टियां करते थे। उसने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो जल्द ही आगे और पीछे की गाड़ियों में बैठे गुर्गों को रंजीत की मदद के लिए ले जाने वाला था। इस तरह रंजीत के साथ उसका रिश्ता वैसे भी जोरावर से छिप नहीं सकता था। हालांकि ये गुर्गे हमेशा उसके साथ चलते थे, लेकिन जोरावर उनका असली बॉस था। जब तक जोरावर जानना चाहेगा, वे जोरावर को पूरी कहानी शुरू से अंत तक बताने में बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। चूंकि ये देर सबेर खुलना ही था, इसलिए बेहतर था कि ईमानदारी दिखाई जाए और जोरावर को पहले ही बता दिया जाए, जिससे उल्टा वो वफादार दिखाई देगा। और वाकई विक्की की बात सुनकर जोरावर न सिर्फ गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसने खुद ही पूछा, वो इस तरह पिटा हुआ है, क्या तुम जाकर हालचाल नहीं पूछना चाहते? विक्की ने तुरंत अपना सिर हिलाया और मना कर दिया, वो बस एक छोटा मोटा आदमी है। जोरावर भाई के काम से ज्यादा जरूरी कैसे हो सकता है? आपका काम हो जाने के बाद मैं जाकर देख लूंगा।
हालांकि जोरावर जानता था कि विक्की उसकी चापलूसी कर रहा है, फिर भी वो बहुत खुश हुआ। कोई और रास्ता नहीं था, हर इंसान में अहंकार और तारीफ पाने की इच्छा होती है। हालांकि जोरावर यवतमाल के सारे काले धंधों को कंट्रोल करता था, लेकिन वो भी अहंकार के इस पिंजरे से बच नहीं सकता था। इसलिए जोरावर ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर अपने दिमाग में सोचने लगा कि बाद में उस ठाकुर सरनेम वाले बड़े आदमी को कैसे सलाम करना है ताकि वो अजीब न लगे। बिल्कुल सही, वो जोरावर जिसकी चापलूसी करने और जिसे खुश करने के लिए विक्की जान लगा रहा था, वो इस वक्त देवांश ठाकुर की चापलूसी करने और उसे खुश करने के बारे में जी तोड़ सोच रहा था। जैसे ही गाड़ी गांव के प्रवेश द्वार पर नागपुर पुल के ऊपर से गुजरी, पूर्व दिशा में हल्की हल्की रोशनी हो चुकी थी और नज़ारा काफी साफ हो गया था। जोरावर असल में तुषार को सरप्राइज देना चाहता था, इस तरीके से यह बताना चाहता था कि वो उसे नए साल की बधाई देने के लिए नागपुर गांव जैसी दूरदराज और पिछड़ी जगह तक आ गया। साथ ही जोरावर ने नागपुर गांव आने से पहले तुषार से संपर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि तुषार मना कर देगा। अगर उसने सचमुच मना कर दिया होता तो क्या फिर नागपुर गांव में देवांश से मिलने की कोशिश करना बहुत बेद भी नहीं लगती। लेकिन अगर वो चुपचाप गांव में दाखिल हो जाए बिना किसी शोर शराबे के, तो वो तुषार को बधाई देने के बहाने का इस्तेमाल करके स्वाभाविक रूप से देवांश को भी मक्खन लगा सकता था, जो एक पंथ दो काज वाली बात होती। लेकिन जोरावर का विचार तो अच्छा था, पर असलियत में उसे एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा जिससे वो बच नहीं सकता था। उन्होंने गांव की मुख्य सड़क पर गाड़ी आगे पीछे दौड़ा ली, लेकिन तुषार की गाड़ी नहीं मिली। तुषार की गाड़ी तो छोड़ो, उन्हें पूरे गांव में एक भी प्राइवेट कार नहीं दिखी। क्या मैंने गलत सुना? तुषार नागपुर गांव नहीं गया? जोरावर अपने आप में बड़बड़ाया। वे पहले तुषार को खोजने के लिए जिला परिषद कंपाउंड जाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने गेट पर रजिस्टर किया तो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि तुषार सुबह सुबह ही निकल गया था। जब जोरावर ने पूछा कि क्या उसे पता है कि वो कहाँ गया है, तो गार्ड ने बताया। उन्होंने कहा कि वो एक दोस्त से मिलने नागपुर गांव जा रहे हैं। जोरावर को याद आया कि उसने विशेष रूप से पूछा भी था, दादा आपको इतना साफ साफ कैसे पता? गार्ड ने तब जवाब दिया था, वो इतनी जल्दी निकल रहे थे, मैंने ही उनके लिए गेट खोला था। मैंने बस यूं ही पूछ लिया कि इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं, और उन्होंने मुझे बता दिया। जोरावर को ये दृश्य साफ याद थे और तार्किक रूप से कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चारों ओर खोजने के बाद भी उसे कोई प्राइवेट कार क्यों नहीं दिखी? जोरावर को शक हुआ कि शायद उसकी नींद पूरी तरह खुली नहीं है, इसलिए उसने विक्की से पूछा, जिला परिषद कंपाउंड के गार्ड ने नागपुर गांव ही कहा था ना? विक्की ने तुरंत सिर हिलाया, नागपुर गांव ही था, मैंने साफ सुना था। अजीब है, हमें कोई प्राइवेट कार क्यों नहीं दिखी? जोरावर ने माथे पर शिकन के साथ बड़बड़ाया। अभी इतनी सुबह बसें भी शुरू नहीं हुई थी, और वैसे भी तुषार का जो रुतबा है उसके लिए बस लेना नामुमकिन था। जोरावर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी विक्की ने आगे इशारा किया और कहा, जोरावर भाई आगे कोई है, हम गाड़ी वहां ले चलते हैं और उससे पूछ लेते हैं कि क्या कोई और गाड़ी अंदर आई है, पता चल जाएगा। लेकिन जोरावर ने सीधे ड्राइवर को रुकने के लिए कहा, फिर निर्देश दिया, तुम सब गाड़ी में इंतजार करो, मैं जाकर पूछता हूँ। जोरावर भाई इतने छोटे से काम के लिए बस गाड़ी ले चलिए ना, आपको खुद उतरकर पूछने की क्या जरूरत है? विक्की ने सलाह दी, लेकिन जोरावर ने उसे अनसुना कर दिया और सीधे गाड़ी से उतर गया, उस गांव वाले की ओर बढ़ते हुए। उसने गाड़ी पास ले जाकर खिड़की से रास्ता इसलिए नहीं पूछा क्योंकि यह थोड़ा असभ्य लगता। वो नागपुर गांव के लोगों पर एक अच्छी छाप छोड़ना चाहता था। इस तरह शायद बाद में जब गांव वाले बात कर रहे होंगे तो वे इस बारे में चर्चा करेंगे। फिर बात 10 से 100 तक फैलेगी और शायद ये बात देवांश के कानों तक पहुंच जाए, जिससे देवांश को लगे कि जोरावर दोस्ती करने लायक आदमी है। तब तक क्या जोरावर की किस्मत तुरंत नहीं चमक जाएगी? जिसे कहते हैं छोटी छोटी बातें ही हार जीत तय करती हैं, यही मतलब है उसका। जोरावर उस गांव वाले के पास गया, पहले उसे एक सिगरेट ऑफर की और फिर मुस्कुराते हुए पूछा, भाई साहब माफ कीजिएगा, देवांश ठाकुर का घर किस तरफ है? गांव वाले ने ये सुना लेकिन सिगरेट नहीं ली, इसके बजाय उसने चौकन्ना होकर पूछा, तुम्हें देवांश से क्या काम है? उसके चौकन्ना होने की वजह ये चिंता थी कि ये 3 गाड़ियां इतनी सुबह आने का मतलब है कि धनराज ठाकुर ने देवांश के परिवार से बदला लेने के लिए लोगों को भेजा है। नए साल के दूसरे दिन और क्या काम हो सकता है? रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने का दिन है। जाहिर है मैं नए साल की बधाई देने आया हूँ, जोरावर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इतनी सुबह बधाई देने? गांव वाले का चेहरा तुरंत खिल उठा जब उसने सुना कि यह नए साल की बधाई के लिए है। उसने जोरावर द्वारा दी गई सिगरेट ली और फिर आगे इशारा करते हुए कहा, वहां सीधे जाओ। जब दाईं ओर दूसरी छोटी सड़क दिखे तो मुड़ जाना, फिर एक और मोड़ लेना और वही देवांश का घर है। ठीक है, शुक्रिया भाई साहब। रास्ता पूछने के बाद जोरावर गाड़ी में वापस आया और ड्राइवर को आगे बढ़ने का निर्देश दिया। 3 गाड़ियों को दूर जाते देख सिगरेट पकड़े हुए गांव वाले ने खुद से कहा, देवांश वो बच्चा वाकई बड़ा आदमी बन गया है।
अभी तो भोर भी नहीं हुई है और लोग उसे नए साल की बधाई देने आ रहे हैं। पता नहीं मेरा नकारा बेटा इस जन्म में कभी यह हासिल कर पाएगा या नहीं। अरे नहीं, अगर बाहरी लोग देवांश को बधाई देने इतनी जल्दी आ सकते हैं तो क्या हम गांव वालों को पीछे रहना चाहिए? मुझे जल्दी से अपने बेटे को उठाना होगा ताकि वो देवांश को नए साल की बधाई दे सके। ये सोचकर वो गांव वाला मुड़ा और घर की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। जहां तक जोरावर की बात है, जैसे ही उसने गाड़ियों को उस छोटी सड़क पर मुड़ने का निर्देश दिया, उसने बस एक नज़र आगे देखा और तुरंत गाड़ी को पीछे लेने को कहा। अध्याय 467, मेरी कजिन और मेरी भाभी। जोरावर भाई, क्या हुआ? विक्की ने पूछा। उसके माथे पर उलझन की लकीरें थीं। आगे बाईं ओर उस कमीनी दीपिका का घर था। दाईं ओर रास्ते में आगे बढ़ते हुए कई और घर थे। दीपिका का परिवार 2 बेकार बूढ़ों और एक शराबी जुआरी कचरे के अलावा और कोई बैकग्राउंड नहीं रखता था, इसलिए जोरावर के चौंकने और पीछे हटने की वजह निश्चित रूप से वो नहीं थे। तो फिर एक ही स्पष्टीकरण था कि बाईं ओर के घरों में से किसी एक से कोई बड़ा आदमी निकला था, लेकिन उससे विक्की का कोई लेना देना नहीं था। जब तक ये दीपिका के लिए उसके प्लान्स में दखल नहीं देता, उसे परवाह नहीं थी कि यह बड़ा आदमी कौन था। विक्की का सवाल सुनकर जोरावर ने भी गहरी त्योरियां चढ़ाईं, फिर सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझसे गलती हो गई। चलो पहले कस्बे की ओर वापस चलते हैं। हालांकि विक्की को इस पर बहुत अचरज हुआ, लेकिन उसने विस्तार से पूछने का दबाव नहीं डाला। जोरावर के इतनी जल्दी वापस मुड़ने का कारण ये था कि उसने वो नहीं देखा जो वो देखना चाहता था। चूंकि ठाकुर परिवार के आंगन की दीवार बहुत ऊंची नहीं थी और यहाँ मुख्य सड़क थोड़ी ऊंचाई पर थी, जोरावर अभी आगे देखते समय आंगन की स्थिति साफ देख सकता था। लेकिन उसने अभी आंगन में कोई भी प्राइवेट कार नहीं देखी थी, जिसका मतलब था कि तुषार अभी देवांश के घर नहीं पहुंचा था। उस स्थिति में वो इस पल देवांश के सामने बिल्कुल नहीं आ सकता था, वरना नागपुर गांव की यह यात्रा एक दुर्घटना में बदल जाती। वजह साफ थी, अगर वो देवांश को खुश करना चाहता था तो उसे ऐसा तुषार के जरिए ही करना था, और वो भी अनायास लगना चाहिए था, वरना ये बहुत बनावटी लगता। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर उसने तुषार को बाईपास किया और सीधे देवांश के पास गया तो न केवल देवांश पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इस प्रक्रिया में वो तुषार को भी नाराज कर सकता था। आखिरकार देवांश तुषार का गॉडफादर था। अगर वो अब आकर बीच में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करता तो क्या तुषार खुश होता? देवांश के साथ तुषार के मौजूदा रिश्ते को देखते हुए अगर तुषार ने देवांश को इशारों में कुछ कह दिया तो यकीनन जोरावर का बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। विक्रमजीत सिंह के बराबर होने की बात तो भूल ही जाओ, क्या वो यवतमाल में अपना इलाका भी बचा पाएगा? ये भी हवा में लटक जाएगा। इसलिए वो अभी देवांश के सामने बिल्कुल नहीं आ सकता था, इत्तेफाक से भी नहीं। कस्बे में वापस जाते समय जोरावर बहुत कश्मकश में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे तुषार को कॉल करना चाहिए या नहीं। अगर उसने कॉल नहीं किया तो उसे डर था कि तुषार का कार्यक्रम अस्थायी रूप से बदल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कस्बे में इंतजार करना न केवल समय की बर्बादी होगी, बल्कि शायद उसे तुषार को नए साल की बधाई देने वाला पहला व्यक्ति बनने से भी रोक देगा। लेकिन अगर उसने कॉल किया तो उसे डर था कि तुषार उसे बस एक साधारण सी बात कहकर टाल सकता है, समझ गया, तुम्हें साथ आने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो वो सचमुच बाजार छूट जाने के लिए ही सुबह जल्दी उठा होगा, जिससे उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। पूरे रास्ते नफा नुकसान तोलने के बाद जैसे ही वे कस्बे के पास पहुंचे, जोरावर ने आखिरकार फैसला कर लिया, डरपोक भूखा मरता है और निडर मलाई खाता है। इसलिए उसने इंतजार करने का फैसला किया। आखिरकार उसने अभी एक गांव वाले से पूछा था और पुष्टि की थी कि देवांश वास्तव में नागपुर गांव में रहता है। वो मानने को तैयार नहीं था कि तुषार अंततः नहीं आएगा। जब तक वो तुषार के देवांश के घर जाने का इंतजार कर सकता था और फिर तुषार और देवांश दोनों को नए साल की बधाई देने के लिए उनसे अचानक मिलने का नाटक कर सकता था, तब तक चाहे वो कितना भी इंतजार करे या भले ही वो तुषार को बधाई देने वाला पहला न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम कुछ लोगों को लो और एक अपेक्षाकृत सुनसान जगह ढूंढो। इस मोड़ पर कड़ी नजर रखो। अगर तुम्हें नागपुर गांव की ओर जाती हुई कोई भी प्राइवेट कार दिखे तो मुझे तुरंत सूचित करो, जोरावर ने विक्की को निर्देश दिया। उसने कहा कि वो इंतजार करेगा, लेकिन वो वास्तव में खुद वहां इंतजार नहीं कर सकता था। अगर वो अपने गुर्गों का इस्तेमाल नहीं करता तो उसके बॉस होने का क्या मतलब? अपने गुर्गों को मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए। इसके अलावा तुषार को सबसे पहले बधाई देने के लिए वो आज बहुत जल्दी उठ गया था। पहले वो उत्साह से भरा था और जाग सकता था, लेकिन अब जब उसका जोश ठंडा पड़ गया था तो नींद उस पर हावी हो रही थी। हालांकि वो तुषार की मर्सिडीज का नंबर जानता था, उसने विक्की को नहीं बताया क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि तुषार वो मर्सिडीज ही चलाएगा। इसलिए नागपुर गांव जाने वाली किसी भी कार की रिपोर्ट उसे दी जानी थी। भले ही इससे उसके आराम में खलल पड़े, लेकिन देवांश को खुश करने के लिए वो ऐसी छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं कर सकता था। वैसे भी कुछ घंटे कम सोने से वो मर नहीं जाएगा।
लेकिन अगर उसने देवांश को खुश करने का यह मौका गंवा दिया तो वो सचमुच मरते दम तक पछताएगा। साफ निर्देश देने के बाद जोरावर ने विक्की को गाड़ी से उतरने के लिए कहा और आगे और पीछे दोनों गाड़ियों को उसके पास छोड़ दिया ताकि आदमियों की कमी के कारण वो काम खराब न कर दे। जहां तक उसकी बात है, उसने ड्राइवर से नज़दीक का होटल ढूंढने को कहा, एक रूम लिया और फिर नींद पूरी करने के लिए बिस्तर पर चला गया। विक्की हैरान था कि जोरावर ने सीधे दूसरी पार्टी को कॉल क्यों नहीं किया। इस तरह ये साफ हो जाता कि सामने वाला कब आ रहा है और यहाँ इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अपनी उलझन के बावजूद उसने कोई आपत्ति उठाने की हिम्मत नहीं की। जोरावर की गाड़ी के जाने के बाद उसने दोनों गाड़ियों को मुख्य सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे पार्क करने का निर्देश दिया। मुख्य सड़क के दोनों ओर गाड़ियां खड़ी थीं, इसलिए उनकी पार्किंग बहुत अजीब नहीं लग रही थी। इसके अलावा ये जगह छोटी पगडंडी के प्रवेश द्वार के ठीक सामने थी, इसलिए वे अंदर जाने वाली किसी भी कार को साफ देख सकते थे। गाड़ियां पार्क करने के बाद विक्की, जिसके पास करने को कुछ नहीं था, ने रंजीत और उसके साथी को अभी भी मोड़ पर इंतजार करते देखा। उसने अपने गुर्गों को आंखें खुली रखने का निर्देश दिया, जबकि वो इत्मीनान से उन दोनों की ओर चल दिया। विक्की भाई, रंजीत ठंडी हवा में कांपते हुए जब उसने विक्की को देखा तो अविश्वास में चिल्लाया, तुम उस तरफ से कैसे आए? करजत से नागवाड़ी टाउन में जाने के लिए केवल एक ही सड़क थी और वो थी उनके सामने वाली मुख्य सड़क। विक्की ने उसे पहले बताया था कि वो करजत से नागवाड़ी टाउन के रास्ते में है। यही वजह थी कि रंजीत इस मोड़ पर इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि जब तक विक्की इस सड़क से गुजरेगा वो उसे जरूर देखेगा, और वो भी काफी दूर से। आखिरकार उसका हुलिया अब इतना अजीब था कि उसे न देखना मुश्किल था। तो तार्किक रूप से चूंकि उसे दूर से देखा जा सकता था, ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए थी जहां गाड़ी उनके पास से गुजर जाए। इसके बजाय उसे उनके सामने आकर रुकना चाहिए था जब तक कि सामने वाले ने जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज न किया हो। अब विक्की को दूसरी दिशा से आते देख बिना सोचे भी यह साफ था कि विक्की ही वो जानबूझकर वाला शख्स था। कमीने, उसने साफ तौर पर हमें देखा लेकिन रुकने और हेलो कहने की भी जहमत नहीं उठाई, मुझे इस बर्फीले मौसम में इतनी देर तक ठिठुरने के लिए छोड़ दिया। अगर मुझे अब भी तुम्हारी मदद की जरूरत न होती तो मैं सचमुच तुम्हें 2 जोरदार तमाचे जड़ देता। रंजीत को जब एहसास हुआ कि विक्की ने जानबूझकर उन्हें इंतजार करवाया तो उसने मन ही मन विक्की के खानदान को गालियां दी। लेकिन जैसे ही उसने बाद में ठाकुर परिवार को बर्बाद करने के लिए उसकी मदद की जरूरत के बारे में सोचा, उसके चेहरे पर फिर से एक चापलूसी भरी मुस्कान आ गई। मैं कुछ काम करने गया था। नहीं, ये सब जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। अगर मुझे तुम्हारा भेजा हुआ वो टेक्स्ट मैसेज याद ना होता जिसमें तुमने कहा था कि तुम पिटे हो, तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाता। विक्की जानता था कि रंजीत इस बात से थोड़ा नाराज है कि वो किस दिशा से आया था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसने बस एक साधारण वाक्य के साथ रंजीत के शब्दों को रोक दिया, जिससे रंजीत अवाक रह गया। मैंने तुम्हें देखा, हाँ, लेकिन मैंने पहचानने की हिम्मत नहीं की। तुमने केवल कहा था कि तुम पिटे हो, लेकिन तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हें पीट पीट कर भूत बना दिया गया है। मुझसे लापरवाही हो गई, मेरे तीसरे चाचा के परिवार ने पीटा। रंजीत ने दांत पीसते हुए कहा, विक्की भाई, अगर तुम इसका बदला लेने में मेरी मदद कर सको तो जो शर्तें मैंने तुमसे पहले तय की थी उनके अलावा मैं तुम्हें 2 बेमिसाल सुंदरियां भी दूंगा। अरे, विक्की आश्चर्य से चिल्लाया, फिर रंजीत के बगल में खड़ी शिल्पा सावंत को देखते हुए अपनी ठुड्डी सहलाए। हालांकि वो अभी उसका चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन सिर्फ उसके फिगर को देखकर, खासकर उसकी टांगों को, विक्की को लगा कि यह औरत बहुत बुरी नहीं होगी। शिल्पा ने देखा कि विक्की उसे हवस भरी नजरों से घूर रहा है, फिर भी ज्यादातर औरतों की तरह जो सहज रूप से पीछे हट जाती, उसने इसके विपरीत अपना सीना थोड़ा तान दिया, जैसे डर हो कि उसकी पूंजी उसकी डाउन जैकेट में छिप जाएगी। जब विक्की ने ये देखा तो उसकी बाहें ऊपर उठे बिना न रह सकी। मैं पक्का रंजीत को उसकी नाक के नीचे ही धोखा देने वाला हूँ। चूंकि रंजीत शिल्पा के सामने खड़ा था, उसने उसकी हरकतें नोटिस नहीं की, इसलिए जब उसने विक्की को अपनी मंगेतर को घूरते देखा तो वो जल्दी से बगल में हट गया, शिल्पा को ब्लॉक करते हुए, और फिर विक्की से चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, विक्की भाई, यह मेरी मंगेतर है। वो 2 बेमिसाल सुंदरियां जो मैंने आपको देने के लिए कहा था उनमें ये शामिल नहीं है। यह नहीं तो फिर कौन हो सकता है? जैसे ही विक्की बोला, उसने अपना सिर घुमाया और रंजीत के ठीक सामने शिल्पा पर बाहें नचाईं। उकसावे का मतलब अंधे को भी साफ दिखाई देता, साफ तौर पर दिखा रहा था कि वो रंजीत को अपनी नजरों में कुछ नहीं समझता। हालांकि रंजीत गुस्से में था, लेकिन वो मजबूर था और उसे अभी भी चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहना पड़ा, मेरी कजिन और मेरी भाभी, खासकर मेरी भाभी। सच कहूं तो कोई भी नॉर्मल मर्द अगर उन्हें देख ले तो यकीनन उन्हें पाना चाहेगा। अगर मेरी शादी जल्द ही नहीं हो रही होती तो मैं उन्हें नशा देकर हासिल करना चाहता था। अध्याय 468। चलो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के माँ बाप को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बोल लाते हैं। रंजीत, तुम क्या बकवास कर रहे हो?
मैं अभी यहीं हूँ। शिल्पा ने फटकार लगाए, क्योंकि उसके मुंह की मरम्मत नागपुर गांव के साथियों ने खास तौर पर की थी। जब वो बोली तो उसके स्वाभाविक आकर्षण के अलावा एक हल्की सी तुतलाहट भी थी जो उसे आलस भरी कामुकता दे रही थी, बेहद मोहक। कम से कम जब विक्की ने इसे सुना तो वो सचमुच वहीं शिल्पा का इलाज करना चाहता था। भले ही उसका शरीर अभी भी जालीदार पट्टियों और बैंडेज में लिपटा हुआ था, विक्की को ये बहुत दिलचस्प लगा, एक अलग ही तरह का नशा। रंजीत ने ये सुना और जल्दी से सफाई दी, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम मेरे पास ना होती और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी बाकी जिंदगी बिताना नहीं चाहता तो मैं शायद सच में ऐसा कर देता। तुम। रंजीत की सफाई पर शिल्पा के पास कोई जवाब नहीं था। अगर आप कहें कि वो गलत नहीं है तो वो अपनी भाभी को नशा देना चाहता था, अगर आप कहें कि वो गलत है तो वो केवल उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। इसने शिल्पा को सचमुच सन कर दिया, इसलिए उसने बस अपना मुंह बंद कर लिया। बेशक उसे वास्तव में अब रंजीत के विचारों की ज्यादा परवाह नहीं थी, यही वजह है कि उसने इस बात को तूल नहीं दिया, वरना वो निश्चित रूप से रोती, तमाशा करती और आत्महत्या की धमकी देती। और रंजीत की परवाह न करने की वजह यह थी कि उसे पहले ही एक नया शिकार मिल गया था, विक्की मल्होत्रा। इतनी देर वहां खड़े रहने के दौरान रंजीत उसे लगातार बता रहा था कि विक्की कितना दमदार है, जिससे उसका दिल ललचा गया था। खासकर यह सुनने के बाद कि विक्की के पीछे भी एक बड़ा बॉस जोरावर है, उसने अपने दिमाग में एक मोटा मोटा प्लान बना लिया था। पहले विक्की को रिझाना, फिर उसे सीढ़ी बनाकर जोरावर के संपर्क में आना और आखिरकार जोरावर के खानदान में शादी करके अमीर मालकिन वाली जिंदगी जीना, जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। कार्रवाई की इसी योजना की वजह से जब विक्की ने उसे हवस से देखा तो वो न केवल पीछे नहीं हटी बल्कि अपना सीना तान दिया। जहां तक रंजीत की बात है, इस घटना के बाद वो पूरी तरह से उसका बैकअप बन गया था। जैसे ही वो जोरावर को फंसाने में कामयाब होती, वो तुरंत और बिना किसी हिचकिचाहट के रंजीत को डंप कर देती। लेकिन उससे पहले सुरक्षा के लिए वो रंजीत को लटकाए रखेगी। आखिर इतने लंबे समय का फ्री का खाना खोना अफसोस की बात होगी। हालांकि रंजीत के साथ उसकी शादी स्वाभाविक रूप से अनिश्चित काल के लिए टल जाएगी। जब तक उसे यकीन न हो जाए कि वो जोरावर को नहीं जीत सकती, वो रंजीत के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने कभी कोर्ट नहीं जाएगी। सच में, क्या तुम्हारी भाभी वाकई इतनी कातिल हैं? विक्की ने बेबाकी से पूछा, इस बात की परवाह किए बिना कि शिल्पा मौजूद है। वैसे भी वो अच्छी तरह जानता था कि शिल्पा जैसी औरत के लिए चाहे वो कितने भी नखरे दिखाए, जैसे ही वो अपनी उंगली टेढ़ी करेगा वो खुद ब खुद उसके बिस्तर में रेंगती हुई आ जाएगी। झूठ कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें अभी उन्हें दिखाने ले चलता हूँ, गारंटी है कि तुम खुश हो जाओगे। रंजीत ने वादा किया। उसके शब्द और हरकतें किसी दलाल जैसी लग रही थीं। रंजीत की बातों से विक्की सचमुच उत्तेजित हो गया था। आखिर कड़कड़ाती ठंड में बिस्तर गर्म करने के लिए एक बेमिसाल सुंदरी का मिलना निश्चित रूप से जन्नत जैसा सुख होगा। हवस सर चढ़कर बोल रही थी। उसने समय देखा, फिर खाली मुख्य सड़क को, ये सोचते हुए कि तुषार शायद थोड़ी देर तक नहीं आएगा और इतना समय उसके लिए एक क्विक राउंड के लिए काफ़ी है। ये सोचकर विक्की ने अपने 2 गुर्गों को उस जगह की निगरानी के लिए तैनात किया, विशेष रूप से निर्देश देते हुए कि अगर वे नागपुर गांव की ओर कोई कार जाते देखें तो जोरावर को नहीं बल्कि पहले उसे सूचित करें। ये पुष्टि करने के बाद कि उसका गुर्गा उसके निर्देश समझ गया है, विक्की ने फिर 2 गाड़ियां और रंजीत को लिया और नागपुर गांव की ओर चल पड़ा। इतना दुस्साहसी होने की वजह यह थी कि भले ही तुषार आ जाए, वो अपने गुर्गे की सूचना मिलने के बाद जल्दी से कस्बे की ओर भाग सकता था। ये केवल 7 या 8 मिनट की ड्राइव थी और इससे जोरावर के काम में देरी नहीं होगी। गाड़ी में बैठते समय विक्की ने जानबूझकर रंजीत को आगे वाली पैसेंजर सीट पर बिठाया, ये कहते हुए कि उसके लिए रास्ता बताना आसान होगा। वो खुद हालांकि शिल्पा के साथ अपेक्षाकृत तंग पिछली सीट पर बैठा। एसयूवी पहले से ही लोगों से भरी थी और 2 गुर्गों के उतरने के बाद केवल 2 सीटें खाली थीं। अब 3 लोगों को उसमें फंसना पड़ा, इसलिए पिछली कतार स्वाभाविक रूप से बहुत भीड़भाड़ वाली थी। लेकिन विक्की को इस भीड़भाड़ वाले एहसास में मजा आ रहा था, क्योंकि वो खुलेआम शिल्पा के साथ सटकर बैठ सकता था। इसलिए गाड़ी में बैठने के बाद विक्की ने रंजीत को रास्ता बताने पर ध्यान देने को कहा, जबकि उसने खुद अपना हाथ शिल्पा की लंबी टांगों पर रख दिया, जो उन कातिलाना मोज़ों में लिपटी थी, और बड़ी शिद्दत से टटोलना शुरू कर दिया। हालांकि शिल्पा आवारा मिजाज थी और विक्की को फंसाने की उम्मीद भी कर रही थी, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा खेल नहीं खेला था, अपनी मंगेतर की सीट के पीछे बैठकर एक ऐसे आदमी द्वारा जांघ पर सहलाया जाना जिससे वो पहली बार मिली थी। रोमांच अभूतपूर्व रूप से तीव्र था, जिससे वो जल्दी ही अपने शरीर का दर्द भूल गई, अपनी टांगों से आती हुई केवल जंगली बिजली की लहरें महसूस कर रही थी। विक्की को शुरू में चिंता थी कि शिल्पा मना कर देगी, लेकिन कुछ साधारण कोशिशों के बाद वो और भी बेखौफ हो गया। वो आगे की ओर झुक गया, अपने शरीर का इस्तेमाल नज़ारे को रोकने के लिए करते हुए, ताकि अगर रंजीत पीछे मुड़कर देखे भी तो उसे केवल उसका चेहरा और शरीर दिखाई दे, न कि उसका हाथ कहाँ था।
ये तैयारियां करने के बाद विक्की अब उसकी चिकनी खूबसूरत टांगों को सहलाने से संतुष्ट नहीं था। इसके बजाय वो ऊपर की ओर बढ़ा, कई इंच का सफर तय किया। पिछली उत्तेजना ही शिल्पा के लिए बहुत थी और अब इसके साथ शिल्पा ने अपने चोटिल होठों को जोर से काटा। बस किसी तरह आवाज को दबाने में कामयाब रही, वरना रंजीत जरूर सुन लेता। उस स्थिति में उसका लंबे समय का खाना और बैकअप शायद उसे छोड़ देता। जोरावर को सुरक्षित करने से पहले वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती थी, इसलिए उसने कसकर पकड़ बनाए रखी, थोड़ी सी भी आवाज नहीं की। लेकिन जहां वो अपनी आवाज पर काबू पा सकती थी, वो अपने शरीर की सिहरन को नहीं रोक सकती थी। जब विक्की ने इसे महसूस किया तो वो जान गया कि शिल्पा बिल्कुल अव्वल दर्जे का माल है और वो तुरंत खुशी से भर गया। रंजीत को धोखा देने की उसकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। बस नागपुर गांव बहुत करीब था, जिससे वो पूरी तरह मजा नहीं ले पा रहा था, इसलिए उसने तय किया कि यहाँ का काम निबटने के बाद वो उन दोनों को अपनी गाड़ी में वापस यवतमाल चलने का न्योता देगा। भले ही यह सिर्फ करजत तक हो, 1 घंटे का सफर उसके लिए धीरे धीरे मजा लेने के लिए काफी होगा। रंजीत के मार्गदर्शन में गाड़ी जल्दी ही ठाकुर परिवार के आंगन के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। जाने पहचाने आंगन को देखकर विक्की पल भर के लिए चकरा गया। क्या यह उस कमीनी दीपिका का घर नहीं था? मैं कहता हूँ रंजीत, तुम्हारी कजिन का नाम कहीं दीपिका तो नहीं है? विक्की मजे लेते हुए हंसा। हैं, तुम्हें कैसे पता? रंजीत एक पल के लिए दंग रह गया, फिर जल्दी से प्रतिक्रिया दी। ओह ठीक है, गांव में केवल एक ही ठाकुर परिवार है, तो तुम्हारा जानना सामान्य है। विक्की ने एक हल्की हंसी छोड़ी, फिर कहा, मुझे नहीं पता था कि नागपुर गांव में ठाकुर नाम का केवल एक ही परिवार है। मेरे जानने की वजह यह है कि दीपिका मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है और मैं यहाँ अक्सर आता रहता था। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? रंजीत की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था, लेकिन उससे भी ज्यादा वहां खौफ और डर था। क्या वो इस बार पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाएगा? उसकी हरकतें पूरी तरह से 100% शेर के मुंह में हाथ डालने जैसी थीं। विक्की भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है। ये सब मेरी गलती है। क्या आपको लगता है कि यह मामला बस? रंजीत ने मूल रूप से मामले को शांति से निपटाने का इरादा किया था, लेकिन विक्की ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं वैसे भी उस साली दीपिका के लिए मुसीबत खड़ी करने जा रहा था। चूंकि तुमने भी मुझसे पंगा लिया है, तो चलो सब एक साथ निपटा लेते हैं, विक्की ने आत्मविश्वास से कहा। ये सुनकर रंजीत, जो निराश हो चुका था, तुरंत उसकी आंखों में चमक आ गई। हालांकि उसे नहीं पता था कि दीपिका ने विक्की को कैसे नाराज किया था, लेकिन यह उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि अब उसे केवल इस बात की परवाह थी कि विक्की देवांश के परिवार से निपटने के लिए किन अमानवीय तरीकों का इस्तेमाल करेगा। ये सोचकर रंजीत की आंखें उम्मीद और तड़प से भर गईं। और विक्की के बोलने के बाद उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा, तुम सही हो, तुम्हारी कजिन वाकई एक बेमिसाल सुंदरी है। मैं लंबे समय से उसे पाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं कभी सफल नहीं हुआ। अगर तुम्हारी भाभी उतनी ही खूबसूरत है जितना तुम कहते हो, तो मैं इस बार बस एक तीर से 2 शिकार कर सकता हूँ। वो अपनी पुरानी इच्छा पूरी कर सकता था और रंजीत को मामले को सुलझाने में मदद भी कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सचमुच एक तीर से 2 शिकार हो सकता था, रंजीत की कजिन और भाभी को पाना। रंजीत ये सुनकर तुरंत चापलूसी से मुस्कुराया। विक्की भाई, चिंता मत करो, मेरी भाभी का रूप और फिगर मेरी कजिन से बेहतर ही है, बदतर नहीं। ये सुनकर विक्की को अपने शरीर में एक असहनीय गर्मी महसूस हुई, इसलिए उसने अपना हाथ शान से लहराया और पूरे यकीन के साथ कहा, सब लोग गाड़ी से बाहर निकलो, चलो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के माँ बाप को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर विश करके आते हैं। अध्याय 469। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी पता होता है कि अगर बालवाड़ी में कोई तंग करे तो घर आकर मम्मी पापा को बताना चाहिए। कल रात दीपिका द्वारा लकड़ी की बेंच से धनराज के परिवार को पीटने के बाद वो मुश्किल से सो पाई थी। जब भी वो आंखें बंद करती, उसे विक्की गुंडों को लेकर आंगन में घुसते और उसके माता पिता को पीटते और गालियां देते हुए दिखाई देता। दृश्य को बहुत साफ होने की भी जरूरत नहीं थी, बस इसके बारे में सोचकर ही उसका पसीना छूट जाता था। गनीमत थी कि सुबह के 4 बज चुके थे, भोर होने में ज्यादा देर नहीं थी, इसलिए उठने और चुपचाप अपना सामान पैक करने से पहले उसे ज्यादा देर तक तड़पना नहीं पड़ा। जब वो वापस आई थी तो 2 सूटकेस लाई थी, लेकिन जाते समय हल्का सफर करने के लिए उसने केवल एक साधारण बैकपैक पैक किया। वैसे भी अगर वो इस बार यवतमाल से सफलतापूर्वक निकल पाई तो वो मुंबई जाने वाली थी। फिर उसे जो कुछ भी चाहिए होगा वो देवांश से खरीदवा लेगी। बड़े बैगों में सब कुछ ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा हल्का सामान भागने में आसानी पैदा करेगा, बहुत ज्यादा ले जाना केवल बोझ होगा। पैक करने के बाद उसने अपना छोटा बैकपैक पहना, कमरे पर एक बेमन सी नजर डाली और फिर मुड़कर चल दी। जैसे ही उसने धीरे से दरवाजा खोला, वो अपने सामने के नज़ारे से चौंक गई। कड़कड़ाती ठंड में देवांश छज्जे के नीचे बुत बना बैठा था। बर्फ जम रही है, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो?
दीपिका फुसफुसाई दबी आवाज में उसे डांटते हुए। तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा था, तुम्हें कस्बे तक ले जाने के लिए, देवांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस साधारण वाक्य ने लगभग दीपिका का संयम तोड़ दिया। क्या उसे नहीं पता था कि वो कब जागेगी, और क्या वो उसे कस्बे ले जाने का मौका चूकने से डरता था, इसलिए बस वहीं बैठा इंतजार करता रहा। मैं कोई 3 साल की बच्ची नहीं हूँ, क्या मैं कस्बे का रास्ता नहीं ढूंढ सकती? दीपिका खुद को डांटने से रोक नहीं पाए। फिर पहली बार उसने सोचा कि उसका छोटा भाई, गांव का एकमात्र कॉलेज स्टूडेंट, सचमुच बेवकूफ़ है। लेकिन ये देवांश की वजह से ही था कि उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका भाई सचमुच बड़ा हो गया है। कम से कम वो पहले से ही जानता था कि अपनी बड़ी बहन की अपने तरीके से रक्षा कैसे करनी है। रहने भी दो, तुम्हारी अक्ल के साथ तुम शायद पीहू जितनी समझदार भी नहीं हो, जो 3 साल की बच्ची है। देवांश ने उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया और तुरंत पलटवार किया। दीपिका, देवांश, कम से कम पीहू को पता है कि अगर बालवाड़ी में उसे कोई तंग करता है तो उसे तुरंत घर जाकर मम्मी और पापा को बताना चाहिए। फिर भी तुम एक 26 या 27 साल की होकर यह नहीं जानती। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दीपिका के चेहरे के भाव जम गए और वो सोचने पर मजबूर हो गई, क्या उसने कुछ नोटिस किया है और क्या वो जानबूझकर मुझे इशारा कर रहा है? लेकिन दीपिका की मुख्य रणनीति थी सब कुछ से इनकार करना। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। क्या मुझे काम सौंपने जैसी चीज के बारे में मम्मी पापा को बताने और उनसे मदद मांगने की जरूरत है? उफ, चलो चलते हैं। देवांश ने देखा कि उसकी बड़ी बहन जिद्दी है और उसने और कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय वो उठा और बाहर की ओर चल दिया। आखिरकार आप कभी भी उस व्यक्ति को नहीं जगा सकते जो सोने का नाटक कर रहा हो। जब तक कि देवांश की साधना अब बहुत ज्यादा न बढ़ जाए जिससे वो सीधे मन पढ़ने की दिव्य शक्ति का उपयोग कर सके, कुछ और कहना बेकार था। इसके अलावा आज नए साल का दूसरा दिन था। हर परिवार नए साल की मुलाकातों में व्यस्त था। बस स्टेशन अभी खुला नहीं था और प्राइवेट टैक्सियां काम पर नहीं आई थीं। अगर वो उसे कस्बे ले भी जाता तो वो नागवाड़ी टाउन नहीं छोड़ पाती और अंततः उसे उसके साथ घर लौटना पड़ता। और देवांश के पास अभी जो जानकारी थी उसके अनुसार उन्हें शायद कस्बे जाने की जरूरत भी न पड़े। जिन चीजों के बारे में दीपिका चिंतित थी वे शायद यहीं सुलझ जाएं। बेशक ये केवल देवांश का अंदाजा था, विशिष्ट स्थिति देखी जानी बाकी थी। दीपिका देवांश का उदास चेहरा देखकर हिचक महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी पकड़ने के लिए जल्दी से दौड़ी। माँ को पता था कि तुम जा रही हो, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से आटा गूंथा। आज सुबह तुम्हारे लिए बन पाव स्टीम करने की योजना बनाई थी। वो शायद कल रात लोगों को पीटने से थक गई थी और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी जाग जाओगी, इसलिए वो अभी तक नहीं उठी हैं, देवांश ने कहा। ये सुनकर दीपिका को कड़वाहट और बेचैनी महसूस हुई। एक पल के लिए वो लगभग विक्की मल्होत्रा का नाम उगलने ही वाली थी, लेकिन ये याद करते हुए कि वो एक बेरहम गैंगस्टर था जो हत्या पर पलक भी नहीं झपकाता, उसे इसे फिर से दबाना पड़ा। वैसे भी जब तक वो इस बार यवतमाल से सफलतापूर्वक निकल सकती थी, उसके पास भविष्य में बूढ़े दंपति के साथ नया साल बिताने के लिए बहुत समय होगा। इसके विपरीत भविष्य के नए साल तो छोड़ो, यह अनिश्चित था कि क्या वो इस स्प्रिंग फेस्टिवल की छुट्टी भी आसानी से बिता पाएगी। दीपिका को भी बहुत अन्याय महसूस हो रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी और केवल चुपचाप इसे अकेले ही सहन कर सकती थी। उसकी योजना के अनुसार जब तक वो घर से जल्दी निकल जाती, वो अपने साथ सारा खतरा ले जा सकती थी। दुर्भाग्य से चीजें योजना के अनुसार नहीं हुईं। जैसे ही देवांश ने आंगन का गेट खोला, उसे अनिल पाटिल और अन्य लोगों ने प्रवेश द्वार पर रोक दिया। 10 से ज्यादा लोग, एक घनी भीड़ प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। उनमें से हर कोई नए साल की मुलाकातों के लिए 2 या 3 आइटम लिए हुए था। सभी मुस्कुरा रहे थे और उत्सुकता से देवांश और दीपिका को देख रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे सुबह से ही आंगन के गेट पर इंतजार कर रहे थे, नए साल का सम्मान देने का इरादा रखते हुए। तुम सब क्या कर रहे हो? देवांश पूछने से खुद को रोक नहीं सका, एक कड़वी मुस्कान के साथ अनजान बनने का नाटक करते हुए। हम बस डर रहे थे कि तुम फिर से जल्दी निकल जाओगे और सुबह की नए साल की मुलाकात छूट जाएगी। देखो, क्या हम सही समय पर नहीं आए? थोड़ी देर और शायद हम तुम्हें याद करते रह जाते, अनिल पाटिल ने हंसते हुए कहा। दरअसल उसे भी उसके बूढ़े पिता ने लात मारकर जगाया था और वजह साफ थी। बाहरी लोग अपनी गाड़ियों में देवांश को नए साल की बधाई देने आ चुके हैं और तुम हरामखोरों को बस सोना आता है। क्या तुम जल्दी उठकर देवांश के परिवार को नए साल की बधाई देने नहीं जाओगे? बिल्कुल सही, जो बूढ़ा आदमी जोरावर को मुख्य सड़क पर मिला था वह अनिल पाटिल का पिता था। ये सुनकर कि बाहरी लोग बधाई देने इतनी जल्दी आ गए हैं, अनिल तुरंत घबरा गया। वो जल्दी से उठा, धोया, कपड़े पहने और नए साल के सामान के कई अनखिले डिब्बे लेकर वो देवांश के घर की ओर चल दिया। चूंकि वे सब एक ही गांव के थे और सभी चाहते थे कि देवांश उन्हें नौकरी ढूंढने में मदद करे, अनिल ने उनमें से हर एक को कॉल किया, उन्हें उठने, अपने नए साल के उपहार लाने और ठाकुर परिवार के आंगन के प्रवेश द्वार पर इकट्ठा होने के लिए कहा।
जब वे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि आंगन में कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सर्वसम्मति से निष्कर्ष निकाला कि अनिल को उसके पिता ने बेवकूफ़ बनाया था। यहाँ दूसरे गांवों से कोई बाहरी व्यक्ति था ही नहीं, लेकिन चूंकि वे आ चुके थे, अब वापस जाना बेईमानी लगता। हालांकि अब दरवाज़ा खटखटाना भी बेअदबी लगता, इसलिए उन्होंने बस आंगन के प्रवेश द्वार पर इंतजार किया। ठाकुर परिवार के सदस्यों के जागने के बाद वे अपना सम्मान देने अंदर जाएंगे, जिसकी वजह से अभी ये दृश्य बना था। देवांश स्वाभाविक रूप से जानता था कि वे प्रवेश द्वार पर थे। न केवल वो जानता था कि वे प्रवेश द्वार पर थे, बल्कि वो गांव में जोरावर के दाखिल होने के बारे में भी सब जानता था। वजह साफ थी, कल रात दीपिका के ये कहने के बाद कि वो आज जा रही है, देवांश ने अपनी दिव्य दृष्टि फैला दी पूरे ठाकुर परिवार के आंगन और गांव की ओर जाने वाली छोटी पगडंडी को कवर करते हुए। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वो उपयोगी जानकारी का पता लगा पाएगा, लेकिन तैयार रहना बेहतर था। और उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, उसे सचमुच कुछ मिला। लेकिन वो लोग दीपिका के साथ मुसीबत नहीं ढूंढ रहे थे, वे उसे ढूंढ रहे थे। लेकिन किसी कारण से, भले ही उन्होंने पूछा था कि वो कहाँ रहता है, जैसे ही वे छोटी पगडंडी पर मुड़े, वे पीछे हट गए। देवांश ने अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से रास्ता पूछने वाले व्यक्ति को जोरावर के रूप में पहचाना, इसलिए उसे यकीन था कि जोरावर निश्चित रूप से उसके साथ मुसीबत नहीं ढूंढ रहा था। आखिरकार स्नो पार्क के प्रभाव ने उसे उसका विरोध करने के किसी भी विचार से रोक दिया होगा। लेकिन सुरक्षित रहने के लिए देवांश ने फिर भी मास्टर वाघ को कॉल किया और उनसे शहर में लोगों के इस समूह की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा। इसलिए जब मास्टर वाघ ने देवांश को बताया कि उस समूह की 2 गाड़ियों ने रंजीत और शिल्पा सावंत के गांव से संपर्क करना शुरू कर दिया है, तो देवांश पहले ही चुपचाप घर छोड़ चुका था। वो मूल रूप से इन लोगों से चुपचाप निपटना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि दीपिका पहले ही जाग चुकी थी, इसलिए उसने अस्थायी रूप से अपना मन बदल लिया और उन लोगों से मिलने के लिए दीपिका को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। चूंकि मास्टर वाघ की सुनने की क्षमता उसकी अपनी जितनी अच्छी नहीं थी और उसकी दिव्य दृष्टि इतनी दूर तक कवर नहीं कर सकती थी, वो फिलहाल रंजीत और अन्य लोगों के बीच की बातचीत को नहीं जानता था और स्वाभाविक रूप से पुष्टि नहीं कर सकता था कि क्या वे वास्तव में दीपिका की चिंता थे। लेकिन चूंकि वे रंजीत जैसे व्यक्ति के साथ जुड़ सकते थे, वे शायद अच्छे लोग नहीं थे। इसके अलावा मास्टर वाघ ने कहा कि कुछ संक्षिप्त शब्दों के बाद वे अपनी गाड़ियों में बैठ गए और नागपुर गांव की ओर चल दिए। इसने देवांश को और भी अधिक यकीन दिला दिया कि ये लोग काफी हद तक वही थे जिनके बारे में दीपिका चिंतित थी। और वाकई अनिल और अन्य लोगों के साथ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद गेट के बाहर से कार के इंजन की आवाज आई। फिर देवांश ने कार के अंदर की बातचीत साफ सुनी। देवांश के भीतर से मारने की इच्छा एक भयानक गति से बाहर फैल रही थी। एक धड़ाम के साथ आंगन का गेट धक्का देकर खोला गया। विक्की ने आगे बढ़कर आंगन में कदम रखा, दीपिका को हवस भरी नजरों से देखते हुए। इतने सारे लोग सुबह सुबह, क्या तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, इसलिए तुमने जानबूझकर इतने सारे लोगों को तमाशबीन बनने के लिए बुलाया। अध्याय 470 देवांश भाई, इस स्थिति में क्या ये आत्मरक्षा मानी जाएगी? विक्की के बात पूरी करने के बाद वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसके चेहरे पर ऐसा घमंड था जैसे उसने दीपिका को अपनी हथेली पर पहले ही नचा लिया हो। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला, देवांश ने आंगन से आवाजों को अलग थलग कर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि अंदर सो रहे बूढ़े दंपति, उसकी पत्नी और उसके बच्चे को एक भी आवाज न सुनाई दे। आखिरकार बूढ़े दंपति कल रात लोगों की धुलाई करने से थक गए थे, इसलिए उनकी मीठी नींद में खलल डालने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वो थोड़ी देर में किसी को मारने वाला था और बेहतर था कि उसके माता पिता, पत्नी और बच्चे ऐसी चीज न देखें। इसलिए देवांश ने चुपके से एक और व्यू रचना स्थापित की जो उन्हें और गहरी नींद में सोने देगी और आसानी से नहीं जागने देगी। जहां तक दीपिका की बात है, जैसे ही उसने विक्की को दरवाजा धक्का देकर खोलते और आंगन में दाखिल होते देखा, उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें निराशा और दहशत से भर गईं। विक्की की बातें सुनने के बाद उसे और भी चक्कर आने लगे और शरीर हल्का महसूस होने लगा, जैसे वो हवा के झोंके से गिर जाएगी। नागपुर गांव को जल्द से जल्द छोड़ने की उसकी वजह ये थी कि उसका परिवार उसके बारे में चिंता न करे। और उसकी योजना के अनुसार अगर उसका सामना विक्की से बिल्कुल न होता तो स्वाभाविक रूप से वो सबसे अच्छा परिणाम होता। लेकिन अगर यह अपरिहार्य था और उसे विक्की का सामना करना ही पड़ता, तो नागपुर गांव के बाहर उससे मिलना सबसे अच्छा होता। कम से कम इस तरह उसके परिवार को उसके दर्दनाक अनुभव के बारे में पता नहीं चलता और स्वाभाविक रूप से वे उसके बारे में चिंता नहीं करते। लेकिन जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। मौजूदा स्थिति वो थी जिसे वो सबसे कम देखना चाहती थी, फिर भी यह हो गया। दीपिका ने हिसाब लगाया था कि विक्की नए साल के पहले दिन अपने रिश्तेदारों से मिलने के बाद दूसरे दिन उसे परेशान करने के लिए नागपुर गांव आएगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विक्की इतनी जल्दी आ जाएगा। यवतमाल से यहाँ तक भागकर आने के लिए उसे कितनी जल्दी उठना पड़ा होगा। क्या ये वास्तव में जरूरी था, बस उसके जैसे एक मामूली इंसान से निपटने के लिए?
क्या इसकी कोई ज़रूरत थी? दीपिका विक्की से सवाल करना चाहती थी, लेकिन अत्यधिक डर ने उसे पहले ही पूरी तरह से कंपा दिया था। उसके दांत किटकिटा रहे थे, एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। खासकर जब देवांश ने हाथ बढ़ाया और उसकी पीठ को धीरे से सहलाया तो उसे इससे तसल्ली मिलने के बजाय और भी डर लगने लगा, क्योंकि उसने भीड़ में रंजीत को देखा था। वह अब अविश्वसनीय रूप से डर रही थी कि सामने वाली पार्टी द्वारा देवांश से बदला लिया जाएगा। देवांश ने अभी अभी अपनी मौजूदा सफलता हासिल की थी और एक शानदार उज्जवल भविष्य उसका इंतजार कर रहा था। वो इन लोगों के हाथों में बिल्कुल नहीं पड़ सकता था। ये सोचकर उसके दिल में एक अजीब सी हिम्मत उमड़ पड़ी। उसकी जिंदगी तो पहले ही ऐसी थी, अगर सामने वाला उसे गंदा करके देवांश को जाने दे सकता है तो उसकी पवित्रता एक योग्य बलिदान होगी। हालांकि जैसे ही दीपिका बोलने वाली थी, अनिल और बाकी लोग पहले ही मुड़ चुके थे और विक्की और उसके ग्रुप पर गुस्से में चिल्लाए, ये जंगली कुत्ते कहाँ से आ गए? सुबह सुबह दरवाजे पर भौंक रहे हैं। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुत्ते के लिए सबसे बुनियादी तमीज नहीं सिखाए? तुम्हारे मुंह से इतनी बदबू आ रही है, क्या बाहर आने से पहले गोबर खाया था? हरामखोर रंजीत, कमीने, इतनी सुबह सुबह लोगों को मुसीबत खड़ी करने के लिए ला रहे हो? क्या मैंने कल तुम्हें बहुत कम पीटा था? अगर मुझे पता होता कि पुलिस उसे नहीं रख सकती तो मुझे कल ही इस कमीने को जान से मार देना चाहिए था। अनिल और उसका ग्रुप बचपन से ही गांव में रहा था और जब गाली गलौज की बात आती थी तो वे बचपन से ही गांव की चाची ताइयों से प्रभावित थे। सचमुच इसका निचोड़ आत्मसात कर चुके थे। बस कुछ ही शब्दों में उन्होंने सामने खड़े 10 मर्दों और एक औरत का चेहरा लाल कर दिया और उनकी सांसें तेज कर दी। विक्की जानता था कि वो इन अक्खड़ गांव वालों को गालियों में नहीं हरा सकता, इसलिए उसने बस पीछे मुड़कर ठंडे स्वर में कहा, अपने हथियार निकालो। उसके गुर्गे जल्दी से गाड़ियों की ओर लौटे। सीटों के नीचे से हाथ भर लंबे चापर निकाले जो भोर की हल्की रोशनी में ठंडी चमक बिखेर रहे थे। आज मेरा निशाना केवल ठाकुर सरनेम वाला परिवार है। अगर तुम समझदार हो तो यहाँ से दफा हो जाओ, वरना जब बात हाथापाई पर आएगी तो मेरे चापर के पास आंखें नहीं हैं। विक्की ने खूंखार होकर कहा। उसके शरीर से एक जानलेवा आभा निकल रही थी जो अनिल और बाकी लोगों की ओर बढ़ी। शिल्पा, जो उसके पीछे खड़ी थी, ने ये स्थिति देखी और उन शब्दों को याद किया जो रंजीत ने उसे पहले सड़क किनारे कहे थे और आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी। जैसा कि उम्मीद थी जोरावर के तथाकथित सबसे पागल कुत्ते से, जब वो पागल होता है तो सचमुच निडर होता है। इस बारे में सोचकर कि उसने अभी गाड़ी में उसके साथ क्या किया था, किसी कारण से शिल्पा को न केवल कोई घृणा महसूस नहीं हुई बल्कि इसे मजेदार भी पाया, इस हद तक कि वो बेवजह अनजाने में उत्तेजित हो गई। रंजीत को अभी भी नहीं पता था कि उसकी मंगेतर खुशी खुशी दूसरे आदमी के लिए पिघल गई थी। उसने तो ये भी सोचा कि विक्की सचमुच दबंग है और इस मामले को निपटाने के लिए उसे बुलाना वास्तव में उसके जीवन का सबसे सही फैसला था। उसका मानना था कि इन 9 चमकते हुए चापड़ों के साथ अनिल और बाकी लोग उन्हें और उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। बीच में टांग अड़ाना तो दूर की बात है। न केवल वो बल्कि विक्की भी ऐसा ही सोचता था। आखिर एक गुंडे के रूप में सालों का अनुभव उसे बताता था कि अगर उसके लगभग 5 आदमी चापर निकाल लें तो चाहे कितने भी विरोधी हों वे तुरंत पीछे हट जाएंगे। और अब उसके पास 9 चापर थे, अनिल और उसके ग्रुप के साथ 1 के मुकाबले 2 का अनुपात। अगर सचमुच लड़ाई हुई तो अनिल और उसका ग्रुप निश्चित रूप से मिट जाएगा। इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि यह एक और क्लासिक लड़ाई होगी जो बिना लड़े ही प्रतिद्वंद्वी को डरा सकती है। और उसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अनिल और अन्य लोग तुरंत मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन उसके और रंजीत के घोर आश्चर्य के लिए अनिल और अन्य लोग उसकी धमकियां सुनने के बाद न केवल नहीं गए बल्कि इधर उधर देखा। फिर हर एक ने देवांश के साइड हाउस के छज्जे के नीचे से 2-2 मीटर लंबी लकड़ियां निकाली, उन्हें अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और खुद को हिम्मत देने के लिए अनिल ने अपने हाथ में लकड़ी लहराने के बाद थोड़ा पीछे मुड़कर देवांश से पूछना नहीं भूला, देवांश भाई, तुम पढ़े लिखे हो, इस स्थिति में अगर हम किसी को मार डालें तो क्या यह आत्मरक्षा माना जाएगा? देवांश जानता था कि अनिल एक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है, इस तरह से दूसरी पार्टी को डराने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया। वे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए चाकू लेकर हमारे घर में घुस रहे हैं। हम जो भी करेंगे वह सब आत्मरक्षा है। बहुत बढ़िया, तुम्हारी बातों से देवांश भाई मुझे तसल्ली मिल गई। अनिल हंसा, फिर अपने हाथ में लकड़ी लहराई विक्की और बाकी लोगों को घूरते हुए और उपहास किया, तुम हरामखोरों में से कौन सबसे पहले मरना चाहता है? विक्की और उसके गुर्गों ने पहले कभी ऐसा रवैया नहीं देखा था और एक पल के लिए वे सभी मौके पर ही सन रह गए। आमतौर पर उन्हें अपने चापर लहराते हुए देखने के बाद क्या उन्हें डर के मारे बिखर नहीं जाना चाहिए था? वे विरोध करने के लिए 2-2 मीटर लंबी लकड़ियां क्यों निकाल रहे थे? स्क्रिप्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। वाकई बीहड़ पहाड़ और खारा पानी अक्सर लोगों को पैदा करता है, वे चापर से भी नहीं डरते।
हालांकि अपनी हताशा के बावजूद वे सभी ऐसे लोग थे जो तलवार की धार पर जीते थे, और जोरावर की सुरक्षा के लिए आने में सक्षम होने का मतलब था कि वे सभी कुलीन गुर्गे थे, इसलिए वे मौजूदा स्थिति से बिल्कुल डरे हुए नहीं थे। इसके विपरीत एक संक्षिप्त सन्नाटे के बाद उनकी आंखों में तुरंत दरिंदगी फूट पड़ी और उनके चेहरों पर एक उत्सुक भाव दिखाई दिया। नया साल है और मैं खून खराबा नहीं देखना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हो तो मुझे तुम्हें ऊपर भेजने में कोई ऐतराज नहीं है। विक्की ने अपना हाथ उठाते हुए कहा, आदेश देने के लिए तैयार। लेकिन ठीक तभी देवांश और दीपिका एक साथ बोले। देवांश ने कहा, अनिल लकड़ी नीचे रख दो, वे पेशेवर गुंडे हैं, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। दीपिका ने कहा, अनिल तुम लोग पहले वापस जाओ, वे हताश अपराधी हैं, खुद को मुसीबत में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विक्की ने तुरंत अपना हाथ नीचे कर लिया और एक घमंडी अभिव्यक्ति के साथ कहा, तुम दोनों भाई बहन समझदार हो। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने अनिल से कहा, सुना उन्होंने क्या कहा? क्या तुम दफा नहीं होगे? अगर मैंने सच में हाथ चलाया तो तुम हरामखोरों में से हर एक हाथ पैर तुड़वाकर बैठेगा। हालांकि बात इस हद तक कहे जाने के बावजूद अनिल ने विक्की को देखा और उपहास किया। दीपिका दीदी, देवांश भाई, चिंता मत करो, अगर वे तुम्हें छूना चाहते हैं तो उन्हें पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मैं भी, एक के बाद एक ऐसे वादे जिन्होंने किसी का भी खून खौला दिया होता। इस पर अनिल फिर बोला, भाइयों बस मैं भी के साथ भेड़चाल मत चलो, आखिर दूसरी तरफ चापड़ हैं, अगर कोई जाना चाहता है तो तुम अभी जा सकते हो। मैं गारंटी देता हूं कि बाद में कोई इस बारे में कानाफूसी नहीं करेगा। साले अनिल, तू किसे कम समझ रहा है? कौन साला जा रहा है? मैं जंगली सुअरों से भी नहीं डरता, तो कुछ चापड़ मुझे डराएंगे? दफा हो तेरी तो। अगर हम अभी चले गए तो ये हरामखोर सोचेंगे कि हमारे नागपुर गांव में कोई मर्द नहीं है। बकवास बंद करो, बस कर डालो, जो डरपोक है वो नामर्द है। जब लड़ाई शुरू हो तो सबसे पहले उस कमीने रंजीत को पकड़ना। अगर हमने इस बार उसकी टांग नहीं तोड़ी तो ये हमारी नाकामी होगी। लकड़ी के डंडे पकड़े हुए नौजवान सभी धर्मी गुस्से से भरे हुए थे, डर का नामो निशान नहीं दिख रहा था। अनिल जैसे जिद्दी लोगों से मिलकर विक्की भी बहुत चिढ़ गया था, इसलिए उसने बकवास करना बंद कर दिया और बस अपना हाथ लहराया, काट डालो, इन हरामखोरों को मेरे लिए काट कर रख दो। उसके पीछे खड़े 8 गुर्गे विक्की का आदेश सुनते ही अपने चापड़ उठाए अनिल और बाकी लोगों की ओर लपके, लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के। इस एपिसोड को सुनते हुए मुझे सबसे ज़्यादा जो चुभा वो था ताकत का नशा और उसके 2 अलग अलग परिभाषाएं। एक तरफ चापड़, धमकी और डर के सहारे खड़ी हुई नकली बादशाहत, और दूसरी तरफ गांव के सीधे साधे लोग जिनके पास ना हथियार है और न ही चालाकी, बस एक दूसरे के लिए खड़े होने का हौसला है। मुझे लगता है कि असली ताकत यही दिखाती है जब कोई जानता है कि वह कमज़ोर है फिर भी पीछे नहीं हटता। देवांश का रवैया भी दिलचस्प है। वह शोर नहीं मचाता, उकसाता नहीं, बस सही वक्त का इंतज़ार करता है। ऐसा लगता है कि जैसे तूफान से आने वाली कोई खामोशी है। अब सवाल यह है, जब टकराव टल नहीं सकता तो क्या जीत हथियारों से तय होती है या हिम्मत और समझ से?